शुरू करने से पहले बता दूं, यह एक काल्पनिक रचना है। इस पुस्तक में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। अध्याय 21 शुद्ध यांग जल के पोषण के तहत कुत्ते के पिछले पैर की टूटी हड्डी धीरे धीरे फिर से जुड़ रही थी। इस समय कुत्ते को असीम ताजगी और आनंद महसूस हुआ क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि अगर कुत्ता अपने सार को उन्नत करना चाहता था तो उसे अभी भी बहुत दर्द सहना होगा। उत्पत्ति। रणविजय की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। धमाका, एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और थंडर यांग ट्री के भीतर से एक हरे रंग की बिजली निकलती हुई देखी जा सकती थी। ये थंडर यांग ट्री की उत्पत्ति की शक्ति थी। हालांकि केवल एक निशान था। यह मत भूलो कि थंडर यांग ट्री एक रैंक 5 आध्यात्मिक खजाना था। रैंक 5 आध्यात्मिक खजाने की अवधारणा क्या थी? यहाँ तक कि एक रैंक 1 आध्यात्मिक खजाना ट्रू यांग वाटर कुत्ते के टूटे हुए पैर को ठीक करने में सक्षम था, तो रैंक 5 आध्यात्मिक खजाने के बारे में क्या? ये जानना जरूरी है कि आध्यात्मिक खजाने की हर बढ़ती रैंक पिछली रैंक से 2x या 3x ज्यादा मजबूत होने का मामला नहीं है। सिर्फ इस बारे में सोचने से ही पता चल जाता है कि रैंक 5 आध्यात्मिक खजाना कितना डरावना था। हरे रंग की बिजली एक पल में कुत्ते के शरीर में घुस गई, जिससे कुत्ता आव करने लगा। फिर कुत्ते के शरीर में हरकत होने लगी। ये वाकई एक पल स्वर्ग और अगले ही पल नर्क था। सार का परिवर्तन बहुत मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि तुम दृढ़ रह पाओगे। रणविजय ने अपना सिर नीचे किया और चीनी ग्रामीण कुत्ते को देखा। रणविजय को भी यकीन नहीं था कि कुत्ता दृढ़ रह पाएगा या नहीं। अगर वह दृढ़ रह पाता तो उसका पुनर्जन्म हो सकता था, लेकिन अगर वह दृढ़ नहीं रह पाता तो शायद उसका जीवन समाप्त हो जाता। स्वर्गीय नियम निष्पक्ष था। अगर कोई असाधारण बनना चाहता है तो उसे असाधारण दर्द सहना होगा। रणविजय की तरह सहज और स्थिर यात्रा करने वाले साधकों की संख्या बहुत कम थी। साथ ही जब रणविजय की वृद्धि अपेक्षाकृत तेज थी, तब भी क्या अंत में उसने 9वें स्वर्ग के देवता थंडर को आकर्षित नहीं किया, जो 10,000 वर्षों में शायद ही कभी एक बार भी देखा गया हो। चीनी ग्रामीण कुत्ते की बात करें तो हरी बिजली गिरने के बाद उसका पूरा शरीर कांपने लगा और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पीछे की ओर मुड़ गईं। कुत्ते का दांत लगातार कांप रहा था, जिससे चटकने की आवाजें आ रही थीं। 5 सेकंड से भी कम समय तक कांपने के बाद उसके सारे दांत गिरने लगे। थोड़े गंदे बाल भी एक के बाद एक झड़ने लगे। अंत में कुत्ते की नाजुक त्वचा दिखने लगी। कुत्ते की हड्डियां लगातार चटकती हुई सुनाई दे रही थीं, मानो कुत्ते के शरीर में पटाखे फूट रहे हों। कुत्ते का शरीर, जो कि समोइड कुत्ते के समान आकार का था, लगातार बड़ा होता जा रहा था। ये धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये बहुत तेज था। सिर्फ 1 मिनट बीता था और कुत्ते का शरीर पहले से ही एक पूर्ण विकसित तिब्बती मास्टिफ के आकार का हो गया था। प्रत्यक्ष अवलोकन से पता चला कि इसकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक थी। जब ये खड़ा होता था तो यह आसानी से रणविजय के कंधे तक पहुंच सकता था, और रणविजय की ऊंचाई 1.8 मीटर थी। कुत्ते के 4 पैर भी बहुत मोटे थे। इसका शरीर कुछ पल पहले की तरह ही बड़ा लग रहा था जब यह हरी बिजली की चपेट में आया था। उसी समय इसके मुंह के सारे दांत फिर से उगने लगे। इसने अपना मुंह खोला और दर्द से हाँफने लगा। इसके मुंह की छोटी छोटी दरारों से इसके नुकीले नुकीले दांत देखे जा सकते थे। ये दांत शायद ऐसे दांत थे जो किसी भी खाने को चबाने में सक्षम थे, और यहाँ तक कि टूथपेस्ट के विज्ञापन के लिए भी किराए पर लिए जा सकते थे। बहुत जल्दी कुत्ते के सारे बाल फिर से उगने लगे। बाल पहले जैसे ही थे, लेकिन पहले से ही उनके सार में बदलाव आ गया था। कुत्ते के शरीर पर काले रंग के बाल बिल्कुल स्याही की तरह थे, अतुलनीय रूप से गहरे काले। बालों की लंबाई भी पहले से 2 गुना ज्यादा थी। कुत्ते के शरीर पर थोड़े से सुनहरे रंग के बाल भी सोने की तरह चमकने लगे थे। पहले ये सुनहरे सफेद रंग के थे, लेकिन अभी यह शुद्ध सोने के रंग के थे। उसके कानों के अंदरूनी हिस्से, आंखों के ऊपर भौहों के अंदरूनी कोने, चेहरे के निचले हिस्से, थोड़ी पेट के नीचे के 2 छोटे हिस्से और उसके सभी पैरों के निचले आधे हिस्से के बाल सभी सुनहरे रंग के थे। उसके पंजे अभी भी काले रंग के थे। काले और सुनहरे रंग के मिलन ने कुत्ते को एक तरह का आलीशान एहसास दिया। कुत्ते के बाल उगने के बाद उसका रूपांतरण भी समाप्त हो गया था। कुत्ता जमीन पर लेट गया और 2 बार कराहते हुए ऐसा दिखा जैसे वह मरने के कगार पर है। लेकिन जब उसने देखा कि रणविजय एक कदम आगे बढ़ा और जाने वाला है, तो वह तुरंत उछल पड़ा और रणविजय के चारों ओर दौड़ने और कूदने लगा। कुत्ते की जोरदार निगाहों को देखकर ऐसा लग रहा था कि पहले चीनी ग्रामीण कुत्ता भी कहाँ था जिसे कोई भी व्यक्ति मार सकता था। अभी कुत्ता कुत्तों की दुनिया में एक राजकुमार की तरह लग रहा था। अब से चलो तुम्हें जियाओ हेई कहते हैं। रणविजय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कुत्ते के सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। स्याओ हे, जियाओ हेई शाब्दिक अर्थ है छोटा काला, छोटा काला। ये जानते हुए कि अब उसका अपना नाम है, जियाओ हेई की पूंछ आगे पीछे हिलने लगी, जिससे बहुत खुशी हुई। यह इस समय दुनिया का सबसे चतुर कुत्ता होना चाहिए, है न? रणविजय कुछ देर तक अपने आप में ही बुदबुदाता रहा, फिर दूर खड़ी घास की ओर इशारा करके बोला, जाओ एक उठा लाओ। ये सुनते ही एक तेज आवाज के साथ शियाओ हेई का शरीर घास की ओर दौड़ा। उसकी गति बहुत तेज थी। एक घास को काटने के बाद वह बहुत तेजी से वापस भागने लगा, फिर रणविजय के सामने बैठ गया। रणविजय के अगले आदेश का इंतजार करने लगा। तुम इसे खा सकते हो।
रणविजय ने अपना सिर हिलाया और इस बात की परवाह किए बिना कि वह समझ सकता है या नहीं, उसने कहा, अब से तुम इस जगह के छोटे गृहस्वामी हो। इस जगह का अच्छे से ख्याल रखना और दूसरों को यहाँ आने मत देना। रणविजय ने अपने हाथ फैलाए और कुछ बार इशारे किए। वुफ वुफ, शियाओ हेई ने रणविजय पर 2 बार चिल्लाते हुए कहा कि वह समझ गया है। चलो देखते हैं कि कौन तेज दौड़ सकता है। रणविजय थोड़ा मुस्कुराया। रणविजय के शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति उसके पैरों में इकट्ठा हो गई। जब उसके पैर का सिरा जमीन पर लगा तो उसका पूरा शरीर तीर की तरह उछल पड़ा। अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चलेगा कि रणविजय के पैर का सिरा जमीन पर लगा ही नहीं, घास पर हल्के से टैप करने के बाद ही रणविजय का शरीर आगे की ओर बढ़ रहा था। अगर कोई मार्शल एक्सपर्ट होता तो वह आश्चर्य से ये 3 शब्द जरूर बोलता, घास के ऊपर उड़ रहा हूं। ये देखकर जियाओ हेई तेजी से रणविजय के पीछे चल पड़ा। हर कदम पर वह 3 मीटर आगे बढ़ पाता। रणविजय के पीछे पीछे वह शानदार तरीके से भागता हुआ आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल किसी शेर की तरह जो सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ रहा हो। पहाड़ के नीचे खड़ी जीप तक दौड़कर रणविजय ने गाड़ी खोली और मिनरल वाटर की बोतल निकाली, फिर लापरवाही से सड़क के किनारे पानी डाला। पानी डालने के बाद जियाओ हेई आखिरकार यहां तक दौड़कर आया। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जियाओ हेई ने एक भी सांस नहीं ली। उसकी शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। चलो वापस भागते हैं, मैं तुम्हें पहले 300 मीटर आगे दौड़ने दूंगा। जाओ, रणविजय बोला, ये जांचना चाहता था कि जियाओ हेई ने उसे समझा है या नहीं। हालांकि उसके बोलने के तुरंत बाद जियाओ हे तुरंत मुड़ा और भाग गया। जियाओ हेई की प्रतिक्रिया ने रणविजय को थोड़ा चकित कर दिया। लगता है इसके मस्तिष्क का विकास बहुत अच्छा था। रणविजय को कुछ अप्रत्याशित लगा। कुत्ते अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें से प्रत्येक की बुद्धि भी अलग अलग होती है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, गोल्डन रिट्रीवर जिसकी बुद्धिमत्ता रैंकिंग 4 थी। एक पूर्ण विकसित गोल्डन रिट्रीवर की बुद्धिमत्ता 7-8 वर्ष की आयु के बच्चे के बराबर थी। ग्रामीण कुत्ते की बुद्धि इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन थंडर यांग ट्री और शुद्ध यांग जल की उत्पत्ति के निशान की मदद से जियाओ हेई की बुद्धि संभवतः कई स्तरों तक बढ़ गई थी। थंडर यांग ट्री पर वापस दौड़ने के बाद रणविजय ने पहले जियाओ हेई के सिर पर हाथ फेरा, फिर अपने दोनों हाथों को थंडर यांग ट्री पर दबाया। आध्यात्मिक शक्ति रणविजय के शरीर से बाहर निकल गई। फिर थंडर यांग ट्री को नीचे की गुफा के भीतर शुद्ध यांग जल को अवशोषित करने का निर्देश दिया। पहले परिवर्तन के बाद रिंग के आकार की गुफा में आध्यात्मिक जल पर्याप्त हो गया और यहां तक कि ऊपर का तालाब और मुर्गी और पालतू जानवरों के लिए तालाब भी आध्यात्मिक जल से भर गए। वहां बहुत सारा आध्यात्मिक जल था, लेकिन बहुत कम शुद्ध यांग जल था। उपलब्ध शुद्ध यांग जल की मात्रा केवल 9 से 10 लीटर थी। जियाओ हेई को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया शुद्ध यांग जल पहले से ही 1 लीटर था। शायद अभी भी 9 लीटर शुद्ध यांग जल बचा हुआ था। रणविजय ने मिनरल वाटर की बोतल का इस्तेमाल करके 600 मिली शुद्ध यांग जल भरा। यह मेंग मेंग के पीने के लिए तैयार किया गया था। शुद्ध यांग जल व्यक्ति के शरीर को बेहतर बनाने में सक्षम था। हालांकि पीने के बाद भी जब तक पूरा पानी नहीं मिल जाता तब तक शुद्ध यांग जल पीना बेकार था। व्यक्ति का शरीर जितनी ऊर्जा अवशोषित कर सकता था वह सीमित थी। शुद्ध यांग जल की एक बोतल मेंग मेंग के लिए अकेले पीने के लिए बहुत ज्यादा थी। रणविजय का इरादा अनन्या को बचा हुआ शुद्ध यांग जल पीने देना था। चाहे जो भी हो, आखिरकार अनन्या ने मेंग मेंग को जन्म देने के लिए 10 महीने की गर्भावस्था को पार किया था। बोतल को शुद्ध यांग जल से भरने के बाद रणविजय पहाड़ से नीचे चला गया। जंगल के किनारे से उसने जियाओ हेई की ओर हाथ हिलाया, जियाओ हेई को डोमेन की देखभाल करने का निर्देश दिया, फिर कार चलाई और चला गया। अब आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। रणविजय पहले रेस्तरां में गया। रेस्तरां के भीतर नवीनीकरण अभी भी जंगल की आग की तरह जारी था। एक दिन के भीतर पहली मंजिल पर फर्श की आधी टाइलें पहले ही बिछा दी गई थीं। रसोई में दीवार की ईंटें भी कमोबेश बिछा दी गई थीं। दूसरी मंजिल पर फर्श की सभी टाइलें पहले ही बिछा दी गई थीं और श्रमिक वर्तमान में दीवारों और अन्य वस्तुओं और सजावट पर नवीनीकरण कर रहे थे। पहली मंजिल पर वापस लौटते हुए रणविजय ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपनी नाक की ओर घुमाया और अपनी खजाना सूंघने वाली नाक का इस्तेमाल किया। फर्श की टाइलों से लेकर दीवारों की ईंटों और जेडाई टेलीविजन की दीवार तक उसने महसूस किया कि सभी वस्तुएं असली थीं और इस तरह रणविजय भी आश्वस्त हो गया। ऐसा लगता है कि यह झाओ का एक ईमानदार व्यापारी था। कुछ वाक्य बोलने के बाद रणविजय ने रेस्तरां छोड़ दिया और ठहरने के लिए पास के एक होटल को ढूंढ लिया। उस रात उसे अनन्या का फोन आया। शब्द सरल थे, बस रणविजय को कल सुबह 10 बजे ओशन पार्क के प्रवेश द्वार पर मिलने के लिए कहा। बिना शब्दों की एक रात। अगली सुबह 9 बजे। फेई, क्या मेरा ये रूप वाकई ठीक है? क्या होगा अगर किसी ने मुझे पहचान लिया? अनन्या ने आईने में देखा और कुछ हद तक घबराए हुए स्वर में कहा। एक सेलिब्रिटी के रूप में कोई इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकता। अनन्या को अभी भी याद है जब वह सुपर लोकप्रिय थी। एक समय था जब उसे एक शॉपिंग मॉल में पहचाना गया था और वह 1 घंटे से अधिक समय तक वहां फंसी रही थी। हालांकि आज का दिन पहले जैसा नहीं था, फिर भी अनन्या अवचेतन रूप से चिंतित महसूस कर रही थी। कृपया मेरी बड़ी बहन यान, क्या तुम्हें मेरे मेकअप कौशल पर विश्वास नहीं है? जोफी ने असहाय होकर कहा, मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी वर्तमान में तुम्हें पहचान नहीं पाएगा।
अगर हम सड़क पर मिलते और तुम ऐसी दिखती तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाता, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। सच में, अनन्या ने शीशे में खुद को देखा। सुनहरे रंग के छोटे बाल, बॉब हेयर स्टाइल के साथ। ये वह विग थी जो उसने पहनी थी। उसके चमकीले जेट काले लंबे बाल ऊपर से प्लेटेड थे। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे यह पता नहीं चल पाएगा। ऊपरी शरीर पर उसने एक साधारण सफेद छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनी थी और निचले शरीर पर उसने काउबॉय शॉर्ट्स पहनी थी, जिससे उसकी सफेद और पतली लंबी टांगें दिख रही थीं। अपने पैरों में उसने स्नीकर्स की एक जोड़ी पहनी थी, जिससे उसके टखने के पास गुलाबी रंग के मोजे दिख रहे थे। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल उस तरह की भावना से बिल्कुल अलग थी जो देखने में तो आसान थी, लेकिन अप्राप्य थी जब वह मंच पर थी। इस पहनावे में बेकाबूपन और खुशमिजाजी का भाव था। उसके चेहरे पर गौर करें तो उसके गोरे गालों पर 2 तिल थे जो जोहफी ने बनाए थे। दोनों तिल दोनों गालों के बीच में थे। उसकी पलकें बहुत लंबी थीं। उसकी आंखों के दोनों बाहरी कोनों पर थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई एक रेखा खींची गई थी। उसकी आंखों पर नीले रंग का कॉन्टैक्ट लेंस लगा हुआ था और उसकी विलो भौहें भी तुलनात्मक रूप से मोटी थीं, जो एक ही रेखा वाली भौं में बन रही थीं। फेईफी, वे 2 तिल पहले से ही बहुत बदसूरत हैं। क्या हम तिल हटा दें? अनन्या ने बेहद अजीब तरीके से कहा। जोहफी ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, अगर तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हें पहचाने तो ऐसे ही रहना सबसे अच्छा है। लेकिन अनन्या ने हिचकिचाहट दिखाई। हालांकि इस मेकअप ने उसे एक अलग तरह का स्वाद दिया, लेकिन इसने उसे थोड़ा बदसूरत भी बना दिया। जो महिलाएं सुंदर दिखना पसंद करती हैं, वे स्वाभाविक रूप से खुद को सुंदर तरीके से सजाना पसंद करती हैं। कोई बात नहीं, ये ठीक रहेगा, चलो जल्दी से चलते हैं। जोहफी ने अपना मुंह फुला लिया और अपनी निगाहें बेडरूम की ओर घुमाते हुए चिल्लाई, मिंग मिंग, जल्दी आओ, हम अभी चल रहे हैं। आ रही हूँ। मिंग मिंग अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ बाहर भागी। वह भी बेडरूम में दूध पी रही थी। अभी भी उसके मुंह के कोने में दूध की बूंदें टपक रही थीं। छोटी राजकुमारी की पोशाक भी बहुत फैशनेबल थी। एक सफेद रंग की फैशनेबल कैप्री पैंट, हल्के नीले रंग की छोटी आस्तीन वाली शर्ट और छोटे स्नीकर्स। दौड़ते हुए उसने अनन्या की लंबी टांगों को गले लगाया और पुकारा, मम्मी, गले लगो। अनन्या ने झुककर मिंग मिंग को उठा लिया। छोटी राजकुमारी का वजन अभी 15 किलो था। अनन्या के कमजोर शरीर के साथ मिंग मिंग को कुछ देर तक उठाना अभी भी ठीक था, लेकिन अगर वह मिंग मिंग को बहुत देर तक उठाती तो वह थक जाती। नीचे आकर जोहफी ने कार को ओशन पार्क की ओर बढ़ाया। माँ और बेटी को विदा करने के बाद वह कंपनी में काम करने जाने का इरादा कर रही थी। पिताजी कहाँ हैं? ओशन पार्क के प्रवेश द्वार पर लोग आते जाते रहते हैं। मिंग मिंग की निगाहें इधर उधर देख रही थीं, भीड़ में अपने पिता को ढूंढना चाहती थीं। अध्याय 22। मम्मी, डैडी को फोन करो। अनन्या के दाहिने हाथ ने मिंग मिंग को बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ था, जबकि उसका बायां हाथ उसके बैग में फोन ढूंढ रहा था। डैडी यहाँ हैं, डैडी यहाँ हैं। छोटी राजकुमारी की आंखें बहुत तेज थीं। जब रणविजय दूसरी तरफ से उनकी ओर बढ़ा तो छोटी राजकुमारी ने तुरंत अपने डैडी को देखा, जिनके लिए वह दिन रात तरसती रहती थी। इस तरह वह अनन्या की बाहों में मचलने लगी और उसने अपने डैडी से उसे गले लगाने के लिए अपनी नन्ही बाहें फैला दीं। मेरी प्यारी, क्या तुम्हें डैडी की याद आए? मिस। मिंग मिंग ने रणविजय के गाल पर हल्के से चूमा। तुम्हें डैडी की कितनी याद आए? रणविजय मुस्कुराया। बहुत। मिंग मिंग ने अपनी बाहें रणविजय की गर्दन के चारों ओर लपेट लीं। उसका छोटा गाल रणविजय के गाल से चिपका हुआ था। हा। रणविजय जोर से हंसा, फिर अपने दाहिने हाथ में 3 प्रवेश टिकट लहराते हुए बोला, मैंने टिकट खरीद लिए हैं, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, जाओ खेलो, बहुत लंबा फेरिस व्हील खेलो। मिंग मिंग ने खुशी से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। रणविजय ने अनन्या की तरफ देखा जो एक तरफ चुपचाप खड़ी थी। उसने बड़े आकार का धूप का चश्मा पहना हुआ था और उसकी अभिव्यक्ति नहीं देखी जा सकती थी। हालांकि जब रणविजय ने उससे बात की तो उसका लहजा उतना कोमल नहीं था जितना कि जब वह मिंग मिंग से बात कर रहा था। चलो अंदर चलते हैं, कहते हुए उसकी आवाज़ कुछ उदासीन हो गई। बोलने के बाद उसने मिंग मिंग को उठाया और प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। अनन्या थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गई, फिर उसके दिल में गुस्सा आया। इसका क्या मतलब था, मुझसे बात करते समय इस तरह के उदासीन लहजे का इस्तेमाल करना? हालांकि वह उस समय जितनी सुंदर नहीं थी, फिर भी वह पूरी तरह से एक बड़ी खूबसूरत महिला थी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अंधी हो? प्रशंसा का एक वाक्य भी नहीं था। हन्फ, अंधा और कच्चा कठोर दिमाग। अनन्या ने नाक सिकुड़ी और उनके पीछे चली गई। जियांगजियांग का ओशन पार्क एक विश्व स्तरीय थीम पार्क था, जिसमें समुद्री और जमीनी जानवर, मोटर चालित खेल और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन सभी एक ही स्थान पर एकत्रित होते थे। ये दुनिया में सबसे लोकप्रिय था और सबसे ज्यादा विजिट वाले थीम पार्कों में से एक था। जियांगजियांग में ओशन पार्क और डिज्नीलैंड 2 बड़े विशिष्ट मनोरंजन स्थान थे। फेरिस व्हील, चलो फेरिस व्हील खेलते हैं। छोटी राजकुमारी फेरिस व्हील पर बैठने के लिए शोर मचा रही थी। हर बार मिंग मिंग अक्सर टेलीविजन पर लंबा और बड़ा फेरिस व्हील देखती थी और हमेशा फेरिस व्हील खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे पहले कभी खेलने के लिए फेरिस व्हील पर नहीं ले गई थी। ठीक है, हम फेरिस व्हील खेलने जाएंगे।
रणविजय मुस्कुराया और बोला। रणविजय ने मेंग मेंग को उठाया और सीधे फेरिस व्हील की दिशा में चला गया, इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसके पीछे खड़ी अनन्या उसके पीछे आ पाएगी या नहीं, और इसके अलावा उसने एक बार भी अपना सिर घुमाकर नहीं देखा। इस तरह के रवैये ने अनन्या को वाकई अपने दिल में अतुलनीय रूप से क्रोधित कर दिया था। कृतघ्न छोटी सी चीज। अनन्या ने मेंग मेंग पर अपनी आंखें घुमाईं। अगर उसके डैडी का दिल बड़ा था तो ठीक था, लेकिन रणविजय की बाहों में आने के बाद वह उसे कैसे भूल सकती थी। अनन्या बहुत गुस्से में थी और इसलिए परिणाम बहुत गंभीर था। उसने तुरंत अपनी गति धीमी कर दी, ये देखने के इरादे से कि आखिरकार वे उसे कब नोटिस करेंगे। अगर उन्होंने उसे नोटिस नहीं किया तो मैं खुद खेलने चली जाऊंगी। सौभाग्य से कतार में खड़े होने के दौरान मेंग मेंग की बड़ी स्पष्ट आंखें बाएं और दाएं चारों ओर देख रही थीं। मम्मी कहाँ हैं? डैडी, हमने मम्मी को खो दिया है, मेंग मेंग ने घबराए हुए चेहरे के साथ कहा। उसके स्वर में एक आग्रह और भय था। रणविजय ने चारों ओर देखा और उनके पीछे 10 मीटर दूर अनन्या की आकृति देखी, फिर कहा, हमने तुम्हारी मम्मी को नहीं खोया है, वह वहाँ है, तुम देखो। बोलते हुए रणविजय ने मेंग मेंग को अपने सिर के ऊपर उठाया, जो जितना लंबा खड़ा था उतना ही दूर तक देख पा रहा था। मेंग मेंग को ऊपर उठाने के बाद उसने तुरंत अनन्या को देखा जो पीछे थी और चिल्लाए, मम्मी मम्मी, मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। हन्फ। अनन्या ने हल्के से सूंघा, फिर भीड़ को चीरते हुए अंदर आए। मुझे लगा कि तुम अपनी मम्मी को पहले ही भूल चुके हो, अनन्या ने झुंझलाहट से कहा। मैं मम्मी को नहीं भूली, मम्मी गले लगो। मेंग मेंग ने अपनी नन्ही बाहें फैला दी। अनन्या ने छोटी राजकुमारी को अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसके दिल की उदासी गायब हो गई। कतार में लगने के बाद वे सीढ़ियां चढ़कर फेरिस व्हील के निचले हिस्से में पहुंचे। स्टाफ के सदस्य के इशारे पर वे तीनों जल्दी से एक छोटे से केबिन में घुस गए। क्लैंग। स्टाफ के सदस्य ने दरवाजा बंद किया और फेरिस व्हील धीरे धीरे प्रवेश द्वार से दूर चला गया। फेरिस व्हील की गति तेज नहीं थी और रुकती भी नहीं थी। लोग केबिन में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए इसकी गति के अनुकूल होने में सक्षम थे। छोटे केबिन के भीतर एक अर्धचंद्राकार सीट थी और बीच में एक सहायक डिस्क थी। आसपास का शीशा बहुत साफ था। शीशे से बाहर देखने पर स्पष्टता बहुत अधिक थी। रणविजय और अनन्या आमने सामने बैठे थे, जबकि मेंग मेंग अपनी मां की गोद में बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर बहुत खुशी के भाव के साथ चारों ओर देख रही थीं। हालांकि जैसे जैसे ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती गई और फेरिस व्हील की ऊंचाई के बीच पहुंची, मेंग मेंग को कुछ डर लगा और उसने चिल्लाना बंद कर दिया। उसने दयनीय रूप से कहा, डैडी, मैं डर गई हूँ। मेंग मेंग, डरो मत, आओ डैडी को गले लगाओ। रणविजय ने मेंग मेंग को उठाया और सांत्वना भरे लहजे में कहा, डरो मत, सब ठीक है, यहाँ बहुत सुरक्षित है। वहाँ के नज़ारे देखो, बड़े समुद्र को देखो, उन पक्षियों को देखो। रणविजय ने लगातार मेंग मेंग का ध्यान बटाया। शुरुआत में प्रभाव अभी भी काफी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे फेरिस व्हील ऊंचा होता गया और शिखर पर पहुंचने वाला था, केबिन के बाहर हवा तेज होने लगी, केबिन को उड़ाने लगी और केबिन को थोड़ा हिलाने लगी। केबिन को फेरिस व्हील से जोड़ने वाली घूर्णनक्ष भी चटकने की आवाज करने लगी। केबिन में बैठे हुए आवाज साफ सुनी जा सकती थी, जिससे लोगों को एक तरह का मनोवैज्ञानिक एहसास हो रहा था कि केबिन मजबूत नहीं है, और अवचेतन रूप से यह सोच रहे थे कि कोई दुर्घटना हो जाएगी, जिससे उन्हें और भी डर लग रहा था। मेंग मेंग मत कहो, यहाँ तक कि बहुत से वयस्कों में भी इस तरह का मनोवैज्ञानिक डर होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई वयस्क व्यक्ति रणविजय के सामने बैठा था। अनन्या की आंखें, जो धूप के चश्मे के नीचे छिपी हुई थीं, पहले से ही बंद थीं। उसने अपने होंठ सिकुड़े और अपने हाथ से सीट को पकड़ लिया। उसके दिल में वह मौत से डरी हुई थी, लेकिन इस समय कोई भी उसे सांत्वना देने नहीं आया। रणविजय केवल मेंग मेंग पर ध्यान दे रहा था, जो बेहद घबराई हुई थी। बिना किसी विकल्प के उसने अपनी खुद की सफेद छोटी आस्तीन वाली शर्ट उठाई और मेंग मेंग के सिर को ढक दिया और उसके साथ लुका छिपी खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर खेलने के बाद मेंग मेंग फिर से घबरा गई और एक बार फिर से खिलखिलाने लगी। जब तक फेरिस व्हील शिखर क्षेत्र से आगे निकलकर जमीन पर पहुंचने के करीब नहीं पहुंच गया, तब तक रणविजय ने अपनी शर्ट से छोटी राजकुमारी को बाहर निकाला और हल्के से कहा, देखो, हम पहले ही नीचे पहुंच चुके हैं। वाह डैडी, वहां बहुत सारे लोग हैं। डैडी, तुम वहां देखो, वहां बहुत सारे गुब्बारे हैं। डैडी, तुम देखो, तुम देखो। मेंग मेंग डरना भूल गया और बहुत उत्साह से रणविजय को देखने के लिए अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रहा था। ओह, अनन्या ने भी अपनी आंखें खोली, फिर एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी। उसका तनावग्रस्त दिल भी शांत हो गया। अनजाने में उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। उसी समय रणविजय के प्रति उसके दिल में असंतोष का एक निशान महसूस हुआ। उसने केवल मेंग मेंग को सांत्वना देने पर ध्यान क्यों दिया और एक बार भी उसे सांत्वना देने क्यों नहीं आया। फेरिस व्हील से नीचे उतरने के बाद रणविजय छोटी राजकुमारी को लेकर अगले पड़ाव ओशन स्पेक्टेकल एक्वेरियम की ओर चल पड़ा। ओशन स्पेक्टेकल एक्वेरियम में ऐसा लग रहा था कि कोई नीले सपनों के महल से समुद्र की गहराई की ओर चल रहा है, जो छोटी राजकुमारी को बहुत पसंद था। रणविजय और अनन्या ने एक दूसरे की मदद की और मेंग मेंग के साथ कुछ संयुक्त तस्वीरें लीं। जब वे तस्वीरें ले रहे थे, अचानक उनके बगल में खड़ी 20 साल की एक महिला आई और मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं आप तीनों के परिवार की एक संयुक्त तस्वीर लेने में मदद करूं?
अगर आप सभी एक साथ यात्रा पर आने के बाद एक संयुक्त तस्वीर नहीं ले सकते तो कितना अफसोस होगा। ओह, अनन्या जो कैमरा पकड़े हुए थी थोड़ा हैरान हो गई, फिर उसने कैमरा महिलाओं को दे दिया। आओ मुस्कुराओ, तुम सब थोड़ा और करीब आ सकते हो, छोटी राजकुमारी बहुत प्यारी है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। महिला ने बहुत जोश से 3 तस्वीरें लेने में मदद की। यह इस परिवार की पहली संयुक्त तस्वीर लग रही थी। अनन्या का दिल थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहा था। धन्यवाद देने के बाद भावुक महिला भी चली गई। आगे बढ़ते हुए एक्वेरियम में जिस जगह ने मिंग मिंग को सबसे ज्यादा चौंकाया वह था घूमता हुआ तालाब, जहां सिल्वर मिल्कफिश का झुंड लगातार भोजन करने के लिए तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक सिल्वर फॉग घूम रहा हो, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे किसी काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। एक्वेरियम खत्म करने के बाद दोपहर 1 बजे का समय भी हो गया था। अनन्या ने खाने और आराम करने के लिए ओशन किंग ड्रैगन रेस्तरां जाने का सुझाव दिया। ओशन किंग ड्रैगन रेस्तरां एक्वेरियम के अंदर था, जिससे ग्राहक पाक व्यंजनों का आनंद लेते हुए एक्वेरियम में नज़ारे का आनंद ले सकते थे। आसपास के माहौल को देखते हुए रणविजय सोच रहा था कि क्या उसे मिंग मिंग के खेलने के लिए एक असली ओशन पार्क बनाना चाहिए। जब खाने का समय हुआ तो रणविजय ने अपनी पीठ से मिनरल वाटर की बोतल निकाली, जिसमें शुद्ध यांग जल भरा हुआ था। मिंग मिंग, यह पानी की बोतल पी लो। रणविजय ने ढक्कन खोला और मिंग मिंग को पीने के लिए तैयार हो गया। मिंग मिंग ने भी परवाह नहीं की कि यह क्या है और पीने के लिए अपना मुंह खोला। ये देखकर अनन्या चौंक गई और बोली, अरे, इस बोतल में क्या है? तुम इसे मिंग मिंग को ऐसे ही दे रही हो? ये बढ़िया चीज है। रणविजय हल्के से मुस्कुराया। ग्लूब ग्लूब ग्लूब। मिंग मिंग ने 1/3 पी लिया और उसका छोटा मुंह बोतल से बाहर निकल गया। अपने पेट पर थपथपाते हुए उसने प्यारी आवाज में कहा, मैंने पहले ही पूरा पी लिया है, तुम बचा हुआ पी लो। रणविजय ने लड़ाई अनन्या को सौंप दी और कहा, तुम्हारा सड़ा हुआ पानी कौन पीना चाहता है? अनन्या के शब्द अस्वीकार करने वाले थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और बोतल ले ली। जब उसने पहला घूंट पिया तो अनन्या को एक मीठी खुशबूदार गंध महसूस हुई। ये दूध नहीं है। अनन्या थोड़ी सी अचंभित हो गई। इस मीठी खुशबू ने उसे बोतल में बचे हुए पानी को पीने से रोक नहीं पाया। खत्म करने के बाद उसे अभी भी कुछ जारी रखने की इच्छा महसूस हुई, जैसा कि उसने कहा, ये कौन सा पानी है? एक तरह का पानी जो शरीर के लिए फायदेमंद है। रणविजय ने उदासीनता से उत्तर दिया, फिर खड़ा हुआ और छोटी राजकुमारी को गोद में लेकर पीछे की ओर चला गया। तुम कहाँ जा रहे हो? अनन्या ने पूछा। बाथरूम। अनन्या रणविजय से पूछना चाहती थी कि अगर वह बाथरूम जा रहा था तो वह मिंग मिंग को क्यों ला रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके पेट में भारीपन ने उसे कारण बता दिया। ये कमीना, क्या ये रेचक हो सकता है? अनन्या ने दांत भींचे और उठकर बाथरूम की ओर भागी। शुद्ध यांग जल व्यक्ति के शरीर को बेहतर बनाने में सक्षम है। जैसा कि सभी जानते हैं, व्यक्ति के शरीर में कमोबेश कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो स्वस्थ नहीं होते, जैसे कि घना रक्त, कमजोर किडनी, नपुंसकता, शीघ्र पतन वगैरह। शुद्ध यांग जल पीने के बाद उन अस्वस्थ स्थानों को बदला जा सकता है, जैसे कि नया जीवन दिया जा रहा हो। चूंकि शरीर में जहर था, इसलिए जहर को बाहर निकालने का तरीका 10 था। बाथरूम में अनन्या लगातार रणविजय को कोसती रही। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न और झुनझुनी हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी। करीब 20 मिनट तक बाथरूम में रहने के बाद वह बाहर आई। जब वह हाथ धो रही थी और खुद को आईने में देखा तो उसका रंग थोड़ा बदल गया। उसके गाल बेहद चिकने थे। सुबह उसने अपने चेहरे पर जो फाउंडेशन लगाया था और 2 तिल गायब थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई मेकअप नहीं किया था। उसकी त्वचा नर्म और कोमल थी, जैसे पानी निचोड़ा जा सकता हो। इसके अलावा वह पूरी तरह से तरोताजा और शांत महसूस कर रही थी। 3 घंटे तक घूमने से जो थकान उसे हुई थी वह सब दूर हो गई थी। वह पानी वाकई बहुत अच्छा है। अनन्या उत्सुक थी। बाथरूम से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि रणविजय और मिंग मिंग अभी अभी भेजे गए व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे। रणविजय, तुमने हमें क्या पीने को दिया? बैठने के बाद अनन्या ने पूछा। इसे टॉनिक माना जा सकता है। रणविजय ने जवाब दिया, आप देखिए, क्या आपकी त्वचा में कोई सुधार नहीं आया? तो मिंग मिंग में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? अनन्या ने उलझन में पड़कर पूछा। मैं बदल गई हूँ। मिंग मिंग बहुत सुंदर हो गई है। मिंग मिंग ने खाते समय स्पष्ट रूप से बड़बड़ाया। मिंग मिंग अभी भी छोटी है और उसकी त्वचा पहले से ही अच्छी थी। तुम पहले से ही कितनी बड़ी हो, फिर भी तुम कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करती रहती हो। तुम जो फाउंडेशन लगाती हो वह तुम्हारी त्वचा के लिए हानिकारक है। कॉस्मेटिक के बारे में बात करते समय रणविजय का स्वर कुछ हद तक नापसंद लग रहा था। अध्याय 23। एक सुंदर महिला जिसके पास शहर के पतन का कारण बनने की क्षमता है, उसे मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। जो सुंदर बनने के लिए मेकअप करने की आवश्यकता है, उसे भी एक सच्ची सुंदर महिला नहीं कहा जाता है। मेकअप के बारे में बात करते हुए अनन्या को तुरंत गुस्सा आया और उसने झुंझलाहट से कहा, तुम्हारी हिम्मत अभी भी है। मैं आमतौर पर केवल हल्का मेकअप करती हूँ और जो भी मेकअप मैंने इस्तेमाल किया वह सभी उच्च श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के मेकअप थे। सिर्फ इसलिए कि मैंने मेकअप किया था, तुमने मिंग मिंग को मुझे चूमने से मना किया। इसका क्या मतलब है? ये देखकर कि अनन्या उसकी आलोचना करने का इरादा रखती है, रणविजय ने अपना सिर हिलाया।
एक महिला के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी होने के कारण उसने उदासीनता से कहा, चलो खाना खाते हैं। खाने के बाद हम पहाड़ की चोटी पर पार्क में जाएंगे। हंफ, अनन्या ने हल्के से सूंघा, फिर उसके सामने रखे व्यंजनों को खाना शुरू कर दिया। ओशन पार्क में 2 बड़े पार्क थे, पहाड़ के नीचे समुद्र किनारे का पार्क था और पहाड़ की चोटी पर पीक पार्क था। खाने के बाद 3 लोगों का परिवार पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए केबल कार पर बैठ गया और पूरी दोपहर पीक पार्क में खेलता रहा। जब आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो तीनों का परिवार ओशन पार्क से चला गया। कुल मिलाकर आज की सैर का भरपूर आनंद लिया गया और काम के कारण अनन्या की थकान और तनाव भी कम हो गया। तुम अभी अभी जियांग आए हो और तुम्हारे पास पहले से ही एक कार है। लगता है कि तुम्हारी जिंदगी उतनी भयानक नहीं है जितनी मैंने सोची थी। कार के पीछे जब अनन्या थकी हुई छोटी राजकुमारी को गोद में लिए हुए थी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और बुदबुदाने लगी। कार किराए की है, रणविजय ने एक वाक्य कहा, फिर सोचने के बाद उसने अपना मुंह खोला और कहा, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। बकवास, अगर नहीं तो क्या तुम मुझे और मेंग मेंग को टैक्सी पकड़ने दोगे? अनन्या ने झुंझलाते हुए कहा, मैं कह रही हूं कि मैं तुम्हें घर भेज दूंगी और मेंग मेंग मेरे साथ आएगी, रणविजय ने आगे कहा। यह सुनकर अनन्या की भौहें सिकुड़ गईं और उसका स्वर ठंडा हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम काम में व्यस्त हो और तुम्हारे पास मेंग मेंग की देखभाल करने का समय नहीं है। रणविजय ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मेरा मतलब है मुझे मेंग मेंग की देखभाल करने दो। जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम बस उससे मिलने आ सकते हो। ठीक है, मेंग मेंग डैडी के साथ रहना चाहती है। इस बारे में बात करते समय हालांकि मेंग मेंग थकी हुई थी, फिर भी उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और खुशी मनाई। वांग हुआन को उसकी देखभाल करने देने की तुलना में वह निश्चित रूप से अपने डैडी के साथ रहना ज्यादा पसंद करती थी। नहीं, बिना कुछ सोचे अनन्या ने सख्त लहजे में मना कर दिया। क्यों नहीं? रणविजय की भौहें तंग गईं। मेंग मेंग मेरी है, अनन्या ने रणविजय को घूरते हुए कहा, बिना किसी इरादे के। रणविजय ने अनन्या की ओर देखा, जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक थी और हंसे बिना नहीं रह सका। उसने कहा, मैं मेंग मेंग को तुमसे छीनना नहीं चाहता। मेंग मेंग हमेशा तुम्हारी बेटी रहेगी। मैं सिर्फ उसके लिए कुछ पौष्टिक खाना बनाना चाहता हूं ताकि वह स्वस्थ और खुशहाल तरीके से बड़ी हो। साथ ही मैंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। मम्मी, क्या हम डैडी के साथ रह सकते हैं? जब मेंग मेंग जो छोटी थी लेकिन होशियार थी ने देखा कि एक मौका आया है तो वह अनन्या की बाहों में लगातार विनती करने लगी। तुम सिर्फ उसके खाने के लिए खाना बना रही हो? अनन्या ने पूछा। अभी उसके लहजे में पहले से ही झिझक थी। मेंग मेंग की नज़र देखकर वह उसे मना करने के लिए कुछ हद तक सहन नहीं कर सकी। उसके पास वास्तव में बहुत समय भी नहीं था और मेंग मेंग के साथ जाने के लिए उसके पास बहुत समय नहीं था, खासकर आने वाले समय में जब उसे संभवतः अपने एमवी की शूटिंग के लिए जियांग के बाहर अन्य स्थानों पर जाना था। हाँ, रणविजय ने उत्तर दिया। ठीक नहीं, अनन्या ने रणविजय को घूरते हुए कहा, तुम फिर से लोगों से झूठ बोल रहे हो। कोई भी पौष्टिक भोजन बना सकता है। मैंने पहले कब लोगों से झूठ बोला था? रणविजय थोड़ा अचंभित हो गया। छोटे से लेकर बड़े तक उसने पहले कभी किसी से झूठ नहीं बोला था। उसने हमेशा वही किया जो उसने कहा था। उसके झूठ बोलने जैसी कोई बात नहीं थी। हालांकि अनन्या के उत्तर ने रणविजय को कुछ हद तक ये समझने में असमर्थ कर दिया कि हंसे या रोएं। क्या पिछली बार आपने जिस पैराडाइज लैंड के बारे में बात की थी उसे मेंग मेंग से झूठ बोलना नहीं माना गया था? अभी आप कहते हैं कि आप मेंग मेंग के लिए पौष्टिक भोजन बनाना चाहते हैं। क्या चाची वांग मेंग मेंग के लिए पौष्टिक भोजन नहीं बना सकती? अनन्या ने हल्के से नाक सिकोड़ते हुए कहा। यूटोपिया को पैराडाइज लैंड में बदल दिया गया है क्योंकि पैराडाइज लैंड बेहतर लगता है और शी वई ताओयुआ के लिए बेहतर है। पिताजी झूठ बोल रहे हैं। कोई पैराडाइज लैंड नहीं है। मेंग मेंग ने अपनी आंखें झपकाईं और कुछ हद तक दिल टूटा हुआ महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल रोने वाली थी। वहां पैराडाइज लैंड है। डैडी कभी तुमसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? अगर तुम विश्वास नहीं करती हो तो मैं तुम्हें वहां देखने के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? रणविजय ने जल्दी से कहा, फिर कुछ हद तक दोष के साथ अनन्या को देखा। मेंग मेंग की अभिव्यक्ति बहुत जल्दी उदास से स्पष्ट हो गई और बोली, सच में डैडी तुम्हें देखने के लिए ले आए हैं, ठीक है? रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। एक पल में मेंग मेंग फिर से खुश हो गई। ये देखकर अनन्या कुछ हैरान हो गई और मन ही मन उलझन में पड़ गई। इस आदमी के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर क्या वाकई कोई स्वर्ग भूमि है? क्रिसेंट गल्फ की दिशा में गाड़ी चला रहे रणविजय को देखकर अनन्या को लगा कि उसने वाकई कुछ समझ लिया है। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? अंत में अनन्या अपने दिल में कौतूहल को दबा नहीं पाए और पूछने के लिए मुंह खोला। जाओ, स्वर्ग भूमि जाओ, मेंग मेंग ने सबसे पहले जवाब दिया। हा, रणविजय ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हंफ, क्या रहस्यमयी अभिनय कर रहे हो? अनन्या ने मुंह फुलाया और खिड़की के बाहर की ओर नजर घुमाई। क्रिसेंट गल्फ से बैम्बू डिस्ट्रिक्ट की दूरी ज्यादा नहीं थी। कार चलाने में सिर्फ 20 मिनट लगे। जब कार क्रिसेंट गल्फ से गुजरी और क्रिसेंट माउंटेन की दिशा में आगे बढ़ी तो अनन्या ने फिर से पूछना चाहा, लेकिन उसके होंठ 2 बार फड़फड़ाए और अंत में उसने नहीं पूछा।
वह जानती थी कि अगर उसने पूछा भी तो यह न पूछने से अलग नहीं था। ये कठोर मस्तिष्क निश्चित रूप से कुछ नहीं कहेगा। जब वे क्रिसेंट माउंटेन के नीचे पहुंचे तो कार रुक गई। हम जगह पर पहुंच गए हैं, चलो कार से उतरते हैं। रणविजय ने अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, तुम गंभीर नहीं हो, है न? इतना सब होने के बाद तुम हमें इस उजाड़ जगह पर ले आए। अनन्या ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जब तुम उतरोगी तब तुम्हें पता चलेगा। रणविजय रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और सबसे पहले कार से उतर गया। अनन्या ने मेंग मेंग को उठाया और उत्सुकता से कार से उतर गई। 2 मिनट आगे चलने के बाद वे क्रिसेंट माउंटेन के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच गए। आसमान में अंधेरा छा चुका था, चांद की चमकीली चांदनी जमीन पर बिखरी हुई थी। चमक न भी हो तो भी आसपास का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सामने का जंगल पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। पेड़ बहुत ज्यादा थे और एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे चांदनी भी नहीं आ रही थी। घने अंधेरे ने अनन्या को कुछ हद तक डरा दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? अनन्या ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। पहाड़ के ऊपर, रणविजय ने संक्षिप्त और सरलता से उत्तर दिया। पहाड़ के ऊपर, मेंग मेंग ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। हालांकि उसे अंधेरे से कुछ डर भी लग रहा था। अपने सामने के जंगल को देखते हुए उसने अपनी छोटी और प्यारी आवाज में कहा, पिताजी, आगे बहुत अंधेरा है। मेंग मेंग डरी हुई है। आओ पिताजी तुम्हें गोद में उठा लें और तुम्हें फिर कभी डर नहीं लगेगा। रणविजय ने मेंग मेंग को संभाला, जो अनन्या की गोद में से अपनी नन्ही बाहें फैला रही थी। कुछ मिनटों तक मेंग मेंग को गोद में उठाने के बाद अनन्या भी कुछ थक गई थी, इसलिए उसने मेंग मेंग को सीधे रणविजय के गले में डाल दिया। पिताजी, तुम्हारे लिए कोई प्लेमेट बुलाओ, रणविजय ने छोटी राजकुमारी को गोद में उठाकर पूछा। ठीक है, कौन सा प्लेमेट? मेंग मेंग ने मनमोहक भाव से कहा। फिलहाल अनन्या भी कुछ उत्सुक थी, उसे नहीं पता था कि रणविजय क्या करने की कोशिश कर रहा था। देखा जा सकता था। रणविजय ने 2 कदम आगे बढ़ाए और फिर चिल्लाया, जियाओ हेई। वूफ वूफ। क्रेसेंट माउंटेन की चोटी से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। कुत्ता? अनन्या थोड़ी सी अचंभित हो गई। 2 मिनट से भी कम समय में उनके सामने झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक एक काली आकृति तेज गति से झाड़ियों से बाहर कूद पड़ी। जियाओ हेई का शरीर एक पूर्ण विकसित तिब्बती मास्टिफ के आकार का था। एक पल में अनन्या को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया कि वह काली आकृति क्या थी और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके डर के मारे चीखते हुए कहा, आह! वाह! अपनी मम्मी की चिल्लाने की आवाज सुनकर मेंग मेंग भी घबराकर चिल्ला उठी। ओह ओफ! दोनों की चिल्लाने की आवाज ने जियाओ हेई को डरा दिया और उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी तेज गति तुरंत रुक गई और वह फर्श पर लेट गया और आगे की ओर रेंगने लगा। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शिकायत भी देखी जा सकती थी। अगर वह बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाता तो जरूर कहता, तुम सब क्या कर रहे हो? मैं अच्छे इरादों से तुम सबका स्वागत करने आया हूं और तुम सबने वाकई ऐसी डरावनी आवाज निकाली। क्या ये कैसा कुत्ता है? अनन्या ने अपने दोनों हाथों से रणविजय की आस्तीन पकड़ी और पूछा। चीनी ग्रामीण सम्राट कुत्ता, रणविजय ने हल्के से जवाब दिया। सम्राट कुत्ता? अनन्या अचंभित हो गई। वाह, क्या कितना सुंदर कुत्ता है। मेंग मेंग ने भरी आंखों से कहा, पिताजी, क्या मैं उसे छू सकती हूँ? जरूर, चलो और छुओ। रणविजय ने अपना शरीर नीचे किया, जिससे छोटी राजकुमारी जियाओ हेई तक पहुंच सके। ये देखकर जियाओ हेई ने खुशी से अपनी दुम हिलाई, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपना सिर थोड़ा नीचे करके मेंग मेंग के करीब चला गया। मेंग मेंग, तुम उसे छू नहीं सकते, अनन्या ने कहा। हमें अभी भी नहीं पता कि यह काटता है या नहीं। इसके अलावा कुत्तों के शरीर पर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, इसलिए तुम उन्हें छू नहीं सकते। हालांकि अनन्या को भी बालों वाले कुत्ते बहुत पसंद थे, लेकिन ये सच था कि कुत्तों पर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, इसलिए बच्चे कुत्तों के साथ अंतरंग नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, रणविजय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसका नाम जियाओ हेई है। उसने भी वही पानी पिया था जो तुम सबने अभी पिया था। अभी उसके शरीर पर कोई कीटाणु नहीं है और वह सामान्य रूप से बाल भी नहीं गिराता। उसके शरीर पर कोई गंध नहीं है और उसके मुंह से भी बदबू नहीं आती, इसलिए तुम सब उसके साथ आराम से खेल सकते हो। अनन्या, तुम भी उसे छूने की कोशिश करो। बोलते समय मेंग मेंग, जो रणविजय के आलिंगन में थी, पहले ही कई बार जियाओ हेई के सिर को छू चुकी थी। तुम फिर से लोगों से झूठ बोल रहे हो, इस दुनिया में ऐसा कुत्ता कहाँ है? अनन्या ने हल्के से सूंघते हुए कहा। उसके लहजे में एक महिला के आकर्षण की कुछ झलक थी जिसे उसने खुद भी नहीं देखा। मैं तुमसे किस लिए झूठ बोल रही हूँ? रणविजय ने कुछ अवाक होकर कहा। तो मैं एक बार तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी, अनन्या ने रणविजय की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जो बहुत कम ही होता है। अपना हाथ बढ़ाकर और जियाओ हेई के सिर को कई बार छूते हुए उसने महसूस किया कि जियाओ हेई के बाल बेहद मुलायम और चिकने थे, जिन्हें छूना बहुत आरामदायक लग रहा था। ठीक है, चलो पहाड़ पर चलते हैं। जियाओ हेई, रास्ता दिखाओ। रणविजय ने अपना मुंह खोला और कहा। अपने मालिक का आदेश सुनकर जियाओ हेई ने अपनी छाती सीधी की और अपना सिर ऊपर उठाया, अपनी दुम और नितंब हिलाते हुए गर्व से आगे बढ़ा। जियाओ हेई धीरे धीरे आगे बढ़ा, पीछे 3 लोगों के परिवार के लिए रास्ता दिखाता हुआ। रणविजय ने मेंग मेंग को उठाया, जबकि अनन्या ने रणविजय की आस्तीन पकड़ ली और वे घने अंधेरे जंगल में घुस गए।
बाहर अंधेरा लग रहा था, लेकिन अंदर जाने पर पता चला कि यह बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। मन चांदनी की मदद से आसपास के पेड़ साफ दिखाई दे रहे थे। 5 मिनट चलने के बाद सामने का नज़ारा अचानक चौड़ा हो गया। अनन्या और मिंग मिंग भी क्रिसेंट माउंटेन पर जाने वाले आगंतुकों का पहला समूह बन गए। वाह, क्या खूबसूरत जगह है, अनन्या ने कुछ हद तक सुखद आश्चर्य से कहा। यहाँ से पहाड़ के सामने का नज़ारा देखा जा सकता था। हरी भरी घास के टुकड़े और साफ हवा ने अनन्या के दिल में इस तरह की देहाती जीवन शैली के लिए कुछ हद तक तरस पैदा कर दिया। हालांकि आसमान में कुछ अंधेरा था और वह दूसरी तरफ फूलों का गुच्छा भी साफ साफ नहीं देख पा रही थी। अगर वह उसे साफ साफ देख पाती तो अनन्या का मूड शायद कुछ गुना ज्यादा उत्साहित होता। आखिरकार महिलाओं को ताज़े फूलों जैसी खूबसूरत चीजें बेहद पसंद होती हैं। वाह वाह वाह, क्या कितनी खूबसूरत जगह है, मिंग मिंग ने अनन्या के लहजे की नकल की और बड़ा चढ़ाकर कहा। अचानक छोटी राजकुमारी की नज़र पहाड़ की चोटी पर बेहद शांत और चमकदार थंडरयान पेड़ पर पड़ी। पिताजी पिताजी, आप वहां देखिए, कितना बड़ा पेड़ है। मिंग मिंग ने अपनी छोटी बांह फैलाई और थंडरयान पेड़ की दिशा की ओर इशारा किया। अनन्या की नज़र मिंग मिंग की ओर मुड़ी और उसने तुरंत एक अजीब सी आवाज़ निकाली, फिर बोली, ये पेड़ क्या है? ये बहुत अजीब है। अध्याय 24। इसे थंडरयान ट्री कहते हैं, रणविजय ने सरलता से परिचय कराया। थंडरयान ट्री, मैंने पहले कभी इस नाम के बारे में क्यों नहीं सुना? अनन्या ने उलझन में पूछा। चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं। रणविजय ने कोई जवाब नहीं दिया और मिंग मिंग को उठाते हुए आगे बढ़ गया। जब वे थंडरयान ट्री के नीचे पहुंचे तो यहाँ की दृष्टि रेखा बहुत चौड़ी हो गई। यहाँ से दूर से समुद्र का नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ तक कि क्रिसेंट गल्फ का समुद्र तट भी साफ देखा जा सकता था और रात के अंधेरे में क्रिसेंट गल्फ का शहर भी, जो चकाचौंध से भरा हुआ था। पास से ही थंडरयान ट्री के इलाके की खूबसूरती देखी जा सकती थी। एक गोलाकार खुली जगह जो लगभग हरे लॉन से भरी हुई थी और पीछे अलग अलग आकार के कुछ तालाब थे जो चमकीले चांद को प्रतिबिंबित करते थे। ये जगह बहुत खूबसूरत है, अनन्या ने ईमानदारी से कहा। रणविजय ने थोड़ा मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। ये रात के समय केवल क्रिसेंट माउंटेन था, अगर वे दिन में आते तो यहाँ का नज़ारा बहुत बेहतर होता। डैडी मम्मी, आप सब वहाँ देखिए, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे घर हैं। मिंग मिंग ने पहाड़ के पीछे की दिशा की ओर इशारा किया और कहा। छोटे घरों के ऊपर पेड़ के पत्ते लग रहे हैं। अनन्या ने कुछ देर तक छोटे घरों को देखा। आखिरकार अभी रात का समय था और अनन्या दूर से साफ नहीं देख पा रही थी। चलो वहां चलते हैं और देखते हैं। रणविजय मुस्कुराया और थोड़ा गर्व से बोला, मिंग मिंग कैसा है? क्या डैडी ने तुम्हारे लिए जो स्वर्ग भूमि बनाई है वह अच्छी है? अच्छा, ये बहुत अच्छा है, मिंग मिंग को ये पसंद है। डैडी बहुत अच्छे हैं। मिंग मिंग ने खुशी से अपने हाथों से ताली बजाई और अपना छोटा सा मुंह फुलाकर रणविजय के गाल पर चूमा। हा, रणविजय खुशी से हंसा और पहाड़ के पीछे की ओर ले गया और बोला, अभी तो ये तैयार नहीं हुआ है, भविष्य में यह और भी सुंदर हो जाएगा और जब वह समय आएगा तो ये सचमुच स्वर्ग भूमि बन जाएगा। पहाड़ की चोटी पर डैडी कुछ बड़े घर बनाएंगे, पहाड़ के पीछे मैं कुछ जानवर पालूंगा जो तुम्हारे साथ खेलेंगे। पीछे जाकर अनन्या ने अपने सामने का दृश्य देखा और उसकी निगाहें थोड़ी खाली हो गईं। रणविजय पहले से ही बदल गया है, अनन्या ने मन ही मन बुदबुदाया। उन 5 सालों में उसने पहले भी रणविजय पर ध्यान दिया था। रणविजय की किसी खबर से वह सब जानती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मिंग मिंग को वापस लाने के बाद रणविजय वाकई इतना बदल जाएगा। उसने न केवल शांगजिंग छोड़ा बल्कि मिंग मिंग के लिए वाकई स्वर्ग भूमि भी बना दी। इसके अलावा अब तक वह जियांग में कितने दिन रहा था। मिंग मिंग भी पहले से कहीं ज्यादा खुशमिजाज हो गई है। मिंग मिंग की मुस्कान से पता चलता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा खुशमिजाज हो गई है। साथ ही भले ही अनन्या ये स्वीकार न करना चाहती हो, लेकिन बच्चों को वाकई पिता के प्यार की जरूरत होती है। बचपन से ही एकल माता पिता के परिवार में पले बड़े बच्चे वाकई थोड़े दयनीय होते हैं। चाहे पिता का प्यार हो या माँ का प्यार, इनमें से किसी एक का न होना अफसोस की बात होगी। सिर्फ एक पूर्ण और खुशहाल परिवार ही बच्चों को सबसे बेहतर विकास दे सकता है, चाहे वे गरीब हो या अमीर। वाह, ये असली पेड़ के पत्ते हैं। मम्मी तुम जल्दी आओ और इसे छुओ। मिंग मिंग की चीख ने अनन्या को उसके विचारों से वापस खींच लिया। ये असली पेड़ के पत्ते हैं। अनन्या थोड़ी हैरान हो गई। आगे बढ़ते हुए उसने एक छोटे से घर के ऊपर लगे पेड़ के पत्तों को छुआ। तुमने इन्हें कैसे बनाया? अनन्या ने उलझन में रणविजय की ओर देखा। बस छोटे घरों पर पत्ते ढंककर। अनन्या फिर से अचंभित हो गई। बड़े करीने से सजाए गए पत्तों का गुच्छा, उसे बनाने में उसे कितना समय लगा होगा। मिंग मिंग, इस क्षेत्र के वे छोटे घर कुत्तों, बिल्लियों और अन्य पालतू जानवरों के लिए हैं। दूसरी तरफ के छोटे घर बत्तखों, मुर्गियों और हंसों के लिए हैं। बड़े घर सुअरों और भेड़ों के लिए हैं। बहुत बड़े घर डेयरी गायों के लिए हैं। वे कुछ छोटे तालाब सभी जानवरों के पीने और तैरने के लिए हैं। वहां का बड़ा तालाब। रणविजय ने मिंग मिंग को उस जगह का परिचय देना शुरू किया। सुनने के बाद मिंग मिंग बेहद खुश थी। उस परिदृश्य की प्रतीक्षा कर रही थी जहां बहुत सारे छोटे जानवर होंगे। और अनन्या के लिए वह रणविजय के बगल में चुप रही।
रणविजय ने जो कुछ भी किया वह वास्तव में बहुत गहन था। उस तरफ वास्तव में एक रोपण क्षेत्र भी था जहां वह खुद गेहूं और चावल उगाने का इरादा रखता था। वह सच बोल रहा था, वह वास्तव में मेंग मेंग के लिए कुछ शुद्ध हरा पौष्टिक भोजन बनाना चाहता था। वह वास्तव में मेंग मेंग की अच्छी देखभाल भी करना चाहता था। मेंग मेंग के शरीर के स्वस्थ विकास के बारे में अनन्या को भी बहुत चिंता थी। इसलिए अभी अपने दिल में वह पहले से ही कुछ हद तक मेंग मेंग की देखभाल रणविजय द्वारा करने के लिए सहमत थी। इस प्रकार थोड़ा सोचने के बाद उसने पूछा, आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? अगर मेंग मेंग आपके साथ आती है तो वह कहाँ रहेगी? मेरे पास रहने के लिए एक जगह है। रणविजय जानता था कि अगर वह मेंग मेंग को अपने साथ रखना चाहता है तो उसे पहले अनन्या को मनाना होगा। इसलिए उसने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, मैं तुम्हें जगह देखने के लिए ले चलता हूँ। मेंग मेंग, अब देर हो चुकी है, हमें पहले ही वापस जाना है। हम इस जगह के बनने के बाद ही यहाँ आ सकते हैं और रह सकते हैं। ओह, मेंग मेंग ने अपना मुंह फुलाया और अपना सिर हिलाया। अपने बगल में घूम रहे जियाओ हेई को देखते हुए उसने अपनी छोटी और प्यारी आवाज में कहा, जियाओ हेई, बाय बाय। वूफ वूफ। जियाओ हेई ने उदास होकर कुछ बार भौंका। अपनी बड़ी पूंछ हिलाते हुए 3 लोगों के परिवार को जंगल के किनारे भेजने के बाद वह फिर मुड़ा और वापस चला गया। अनन्या और मेंग मेंग पिछली सीट पर बैठे थे। मेंग मेंग पहले से ही थोड़ा थका हुआ था, पिछली सीट पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। रणविजय ने कार को क्रिसेंट गल्फ के रेस्तरां की ओर बढ़ाया। ठीक नहीं, अचानक अनन्या ने घूरते हुए कहा, रणविजय, तुम फिर से लोगों से झूठ बोल रहे हो। मैंने फिर से लोगों से झूठ कब बोला? रणविजय के चेहरे पर एक भाव जम गया। जब यह महिला अपना मुंह नहीं खोलती तो सब कुछ शांत रहता था, लेकिन जब वह अपना मुंह खोलती तो वह तुरंत लोगों को चौंका देती। क्या वह क्रिसेंट माउंटेन अभी नहीं था? तुम पहाड़ पर इतनी सारी चीजें कैसे बना सकते हो? हुन्फ, और सिर्फ कुछ दिनों के समय में। मैं कहती हूँ ये बस एक बेतरतीब जगह होगी जो तुमने मुझे धोखा देने के लिए ढूंढी होगी ताकि तुम मेंग मेंग को मेरे पास से दूर कर सको। अनन्या ने बुरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारे दिमाग से वाकई प्रभावित हूँ। रणविजय ने रियर व्यू मिरर से अनन्या को देखा, फिर सामने की पैसेंजर सीट पर ग्लव कंपार्टमेंट बॉक्स से कुछ दस्तावेज निकाले और अनन्या को थमाते हुए कहा, खुद ही देख लो, ये क्रिसेंट माउंटेन मैंने किराए पर लिया है। अनन्या ने दस्तावेजों को संभाला और लापरवाही से कुछ बार देखा, फिर पाया कि यह वास्तव में उसने किराए पर लिया है। इस प्रकार उसने रणविजय को गुस्से से घूरा। अगर यह किराए पर था तो ठीक है, तुम्हें इतनी कठोरता से क्यों बोलना पड़ रहा है? कठोर दिमाग। अनन्या का मन रणविजय के प्रति कुछ असंतुष्ट था। वह मेंग मेंग के प्रति इतना कोमल क्यों था, लेकिन उससे बात करते समय वह हमेशा कुछ कठोर क्यों रहता था? ये सच था कि अगर तुलना न हो तो कोई नुकसान नहीं होगा। रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचकर रणविजय ने रेस्टोरेंट की ओर मुंह करके कहा, ये जगह मैंने किराए पर ली है। 1 हफ्ते के अंदर जीर्णोद्धार पूरा हो जाएगा। जीर्णोद्धार में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री पर्यावरण के अनुकूल है, इसलिए जीर्णोद्धार पूरा होने के तुरंत बाद यहाँ रहा जा सकता है। अंदर बहुत धूल है, इसलिए अभी अंदर जाकर देखने की जरूरत नहीं है। रिटेल हाउस। अनन्या ने पूछा, क्या आप रेस्टोरेंट खोलने का इरादा रखते हैं? कम या ज्यादा? आप पहाड़ और रिटेल हाउस दोनों किराए पर ले रहे हैं। आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? अनन्या की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने क्रिसेंट माउंटेन को किराए पर देने का कॉन्ट्रैक्ट देखा था। किराया 10 मिलियन RMB था और उसने अनुमान लगाया कि इस खुदरा घर का किराया कमोबेश 3 मिलियन RMB के आसपास था। पहाड़ और खुदरा घर दोनों को किराए पर देने का कुल योग 10 मिलियन RMB से अधिक था। मैंने बांस जिले में घर बेच दिया, रणविजय ने हल्के से कहा। घर बेचो? अनन्या थोड़ा हैरान हो गई, उसे कुछ अप्रत्याशित लगा। हाँ, रणविजय ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम कहाँ रहती हो? ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, मिंगुआंग स्ट्रीट का यूनियन गार्डन, अनन्या ने जवाब दिया। रणविजय तुरंत मुड़े और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की दिशा में चले गए। पूरी यात्रा के दौरान एक भी शब्द नहीं बोले। जब वे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंचे तो रणविजय ने नेविगेशन सिस्टम खोला और यूनियन गार्डन की ओर चले गए। नीचे पहुंचते ही अनन्या ने मेंग मेंग को हल्के से उठाया। भावुक होकर मेंग मेंग ने उलझन में अपनी आंखें खोलीं। पिताजी कहाँ हैं? मेंग मेंग ने कुछ असमंजस और घबराहट से चारों ओर देखा। मेंग मेंग ने रणविजय को देखा जो अनन्या के लिए दरवाजा खोलने के लिए कार से बाहर आया और अपनी छोटी बाहें फैलाते हुए उसने कमजोर स्वर में कहा, डैडी, गले लगो। रणविजय ने अपने हाथ फैलाए और मेंग मेंग को अपने आलिंगन में ले लिया, फिर अनन्या के पीछे पीछे लिफ्ट के दरवाजे तक गया। ठीक है, डैडी तुम्हें यहाँ तक भेज देंगे। रेस्तरां का नवीनीकरण पूरा होने के बाद डैडी तुम्हें लेने आएंगे। रणविजय ने मेंग मेंग के प्यारे गाल पर हल्के से चूमा और मेंग मेंग को अनन्या के पास भेज दिया। मेंग मेंग अचंभित हो गई। तभी उसे पता चला कि उसके डैडी सिर्फ उन्हें विदा कर रहे थे, उनके साथ ऊपर नहीं जा रहे थे। बूहू, मत करो डैडी, मत जाओ। मेंग मेंग ने अपना छोटा सा मुंह बंद किया और रोने लगी। ठीक है मेंग मेंग, क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारे डैडी क्या कह रहे थे? हम कुछ दिनों में तुम्हारे डैडी को खेलने के लिए ढूंढने जाएंगे, ठीक है? आज्ञाकारी बनो। अनन्या ने हल्के से सांत्वना दी, लेकिन अनन्या के लाख समझाने पर भी मेंग मेंग ने रोना बंद नहीं किया और अनन्या के गले में भी बुरी तरह से तड़प रही थी।
जब छोटी राजकुमारी मेंग मेंग को 2 मिनट तक उठाकर इधर उधर भागने लगी तो अनन्या को लगा कि उसकी बाहें बहुत थक गई हैं, इसलिए उसने मेंग मेंग को रणविजय के गले में डाल दिया और झल्लाते हुए बोली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हारे डैडी हमारे साथ आ जाएं तो क्या चलेगा? मेंग मेंग, अभी मत रो, क्या मम्मी के वादे के बाद नहीं चलेगा? मेंग मेंग ने रणविजय की गर्दन पकड़ ली, उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था। अनन्या की बातें सुनकर उसने धीरे धीरे अपना रोना बंद किया और दयनीय ढंग से कहा, डैडी आप नहीं जा सकते, आपको मेंग मेंग के साथ जाना है। रणविजय ने अपने दिल में आह भरी। अगर यह सामान्य समय होता तो वह जो कुछ हद तक पुरुषवादी था वह अनायास ही अनन्या के घर पर नहीं रुकता, लेकिन मेंग मेंग की दयनीय सूरत देखकर रणविजय के पास उसे अस्वीकार करने का दिल ही नहीं था। डैडी तुम्हारे साथ चलेंगे, डैडी नहीं छोड़ेंगे, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा और हल्के से मेंग मेंग की पीठ थपथपाई। अनन्या के पीछे एस्केलेटर में चढ़ते ही अनन्या के एस्केलेटर कार्ड को स्वाइप करने के बाद 12वीं मंजिल का बटन जल उठा। इस इमारत में केवल 17 मंजिलें थीं, लेकिन क्योंकि यह एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट इमारत थी और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कम नहीं थी, इसलिए यह इमारत सामान्य 35 मंजिलों वाली इमारत से भी ऊंची थी। प्रत्येक मंजिल में 2 लिफ्ट, 2 सीढ़ियां और 2 घर थे, इसलिए ऊपर नीचे आना जाना बहुत सुविधाजनक था और ज्यादातर समय लिफ्ट के लिए बहुत लंबा इंतजार करने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी। 12वीं मंजिल पर पहुंचकर वे अपार्टमेंट 21 में आए और अनन्या ने दरवाजा खोला, फिर रणविजय को डिस्पोजेबल चप्पलों की एक जोड़ी दी। आमतौर पर जब कोई मेहमान आता था तो उसे इस तरह की चप्पलें दी जाती थीं, जिन्हें इस्तेमाल के बाद फेंका जा सकता था और मेहमानों को भी लगता था कि यह हाइजीनिक है। रणविजय को सिर्फ आधा मेहमान ही माना जा सकता था और बाकी आधा बेशक मेंग मेंग के पिता की पहचान थी। अभी अनन्या का दिल कुछ उलझन में था, उसे रणविजय को अपने घर में लाने में कुछ अजीब लग रहा था। वापस स्वागत है मिस, वान हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अनन्या ने अपना सिर हिलाया। यह मिस्टर हैं? वान हुआन ने झिझकते हुए पूछा। वह एक पल में अनन्या कुछ हद तक शर्मा गई, रणविजय की पहचान बताने में कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। हालांकि अनन्या शर्मिंदा थी, लेकिन वहां एक छोटी राजकुमारी थी जो शर्मिंदा नहीं थी। ये देखा जा सकता था। मेंग मेंग ने बहुत खुशी से कहा, वह मेरे डैडी हैं। उन्हें रणविजय कहा जाता है, अनन्या ने धीमी आवाज में परिचय दिया। हा, वान हुआन एक विस्मय में चला गया, फिर बाद में हंसा और जल्दी से अभिवादन किया, नमस्ते मिस्टर मेहरा। हाँ, रणविजय ने अपना सिर हिलाया, फिर मेंग मेंग को उठाते हुए लिविंग रूम में चला गया और चारों ओर देखा। सजावट शैली काफी अनोखी थी, उस विला के समान जिसे रणविजय मध्यस्थ कंपनी में संतुष्ट था। सजावट शैली आधुनिक शैली से संबंधित थी और आराम से थोड़ी झुकी हुई थी, जिसमें अधिकांश रंग सफेद और नीले और हरे रंग के क्रॉसओवर थे। ओह, अचानक एक चकित चीख सुनाई दी। जोफी को दूसरी मंजिल से धीरे धीरे नीचे आते देखा जा सकता था। रणविजय को देखकर वह सचमुच दंग रह गई और जोर से चिल्लाई, हे भगवान, एक दुर्लभ अतिथि। वह बदकिस्मत बड़ा जवान मालिक, जिसका स्वभाव बहुत खराब है, इस साधारण घर में अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित करने आया है। जोफी ने उस समय अनन्या को रणविजय से नाराज होते देखा था, इसलिए उसे भी रणविजय की याद आ गई। उससे मिलने पर वह उसका मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। अध्याय 25। बुरी आंटी फेफेई, तुम मेरे डैडी के बारे में बुरी बातें नहीं कर सकती। रणविजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मेंग मेंग खुद इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि उसने गुस्से से भरे चेहरे के साथ जोफेई की ओर कहा, तुम इस छोटे से गद्दार हो। जोफेई ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाई, उन शब्दों को वापस खींच लिया जिनसे वह रणविजय का मजाक उड़ाना जारी रखना चाहती थी। ठीक है जियाओफेई, अब गड़बड़ मत करो। अनन्या ने जोफेई की ओर आंखें घुमाई। अपनी विग और धूप का चश्मा उतारते हुए उसने अपने बालों का जूड़ा खोला, अपने लंबे बालों को बिखेरा, फिर अपने बालों को हिलाया। लंबे लहराते बाल उसकी आकर्षक काया को और भी आकर्षक बना दिया, जिसने रणविजय की भी भौहें चढ़ा दी। वाकई बहुत सुंदर। रणविजय अपने दिल में बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। वाहो, मम्मी बहुत सुंदर हैं। छोटी राजकुमारी ने अपनी धीमी आवाज में प्रशंसा की, न जाने कब वह भी अपने लंबे बालों के साथ झूमने लगेगी। तुम भी बहुत सुंदर हो। अनन्या ने मुस्कुराते हुए मेंग मेंग के सिर पर हाथ फेरा, फिर रणविजय की ओर देखा और कहा, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर मेंग मेंग, मैं और जोफी सोते हैं। पहली मंजिल पर आंटी वान के कमरे के अलावा अभी भी 2 अतिथि कक्ष उपलब्ध हैं। आप आज किसी एक अतिथि कक्ष में रह सकते हैं। हाँ, रणविजय ने अपना सिर हिलाया, फिर अनन्या के पीछे ऊपर चला गया। दूसरी मंजिल पर जगह छोटी नहीं थी, वहां एक बड़ा सा लिविंग रूम था। सीढ़ियों पर कालीन बिछा हुआ था और सीढ़ियों की रेलिंग के नीचे एक जाली के आकार की बाड़ लगी हुई थी। पापा, मेंग मेंग को नीचे उतारो। ऊपर आते ही मेंग मेंग रणविजय की बाहों में इधर उधर मचलने लगी। मेंग मेंग के फर्श पर खड़े होने के बाद वह बहुत खुश थी और वह उत्साह से आगे की ओर भागी। सोफे पर छोटी छोटी चित्रे वाली गुड़ियाएं रखी थीं और सोफे के सामने कॉफी टेबल पर भी बहुत सारे खिलौने थे। पिताजी, जल्दी आइए। मेंग मेंग ने अपने हर खिलौने को रणविजय के साथ बांटना शुरू किया। वाह, ये वाकई बहुत सुंदर है। वाह, ये बड़ा बाघ वाकई डरावना है। यह क्या है? मिकी माउस। थोड़े अतिशयोक्तिपूर्ण लहजे में रणविजय ने मेंग मेंग के साथ खेला।
मेंग मेंग लगातार हंसी, सुंदर है न? क्या यह मेंग मेंग जैसा दिखता है? पिताजी, मैं आपको बताती हूँ, ये बाघ लोगों को नहीं काटेगा। आप देखिए पिताजी, यह मिकी माउस नहीं है, ये डोनाल्ड डक है। पिताजी बहुत मूर्ख हैं। अरे, उसे जरूर पता है कि बच्चे को कैसे बहलाना है। पीछे कोने में स्थित कमरे के दरवाजे पर झो फेई ने अपने होंठ सिकुड़े और बुदबुदाया। भविष्य में मेंग मेंग के सामने तुम उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकती। अभी मेंग मेंग उससे बहुत प्यार करता है। अनन्या, जो कमरे के अंदर कपड़े बदल रही थी, ने अपना मुंह खोला और कहा, बड़ी बहन यान। झो फेई कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर दिया और फिर एक धीमी आवाज में पूछा, तुमने उस आदमी को यहाँ क्यों आने दिया? अनन्या थोड़ा अचंभित हो गई, फिर बोली, क्योंकि मेंग मेंग बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने उसे यहाँ आने दिया। मेंग मेंग का रोना शायद उस कारण का केवल एक छोटा सा हिस्सा था जिसके कारण उसने रणविजय को अपने घर आने दिया। कारण का बड़ा हिस्सा ये था कि अनन्या ने देखा कि रणविजय ने मेंग मेंग के लिए क्या क्या किया, उसके बदलाव को देखा और साथ ही उसके लिए उसके पिता के प्यार की भरमार देखी। मेंग मेंग के लिए उसने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि कुछ दिनों तक एक दूसरे से मिलने के बाद ही रणविजय मेंग मेंग के प्रति इतना प्यार जताने लगेगा। शायद ये तथाकथित पारिवारिक प्रेम था। खून हमेशा पानी से गाढ़ा होता है। बड़ी बहन यान, यह नहीं चलेगा। झो फेई ने अपने स्वर में थोड़ी घबराहट के साथ कहा, यदि आप उस आदमी को मेंग मेंग के संपर्क में बहुत लंबे समय तक रहने देते हैं, तो आप क्या करेंगे यदि वह मेंग मेंग को छीन लेता है? आपके पास अपने काम के कारण मेंग मेंग के साथ रहने के लिए अधिक समय नहीं है। यह अच्छा नहीं होगा यदि वह आदमी मेंग मेंग को आपसे छीनने का अवसर ले। बड़ी बहन यान, आप इसके बारे में सोचें, क्या होगा यदि वह भविष्य में मेंग मेंग के लिए एक सौतेली मां ढूंढता है? किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो उसका अपना बच्चा नहीं था, वह सौतेली मां निश्चित रूप से मेंग मेंग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। झो फेई के बोलने के बाद अनन्या की निगाहें जम गईं। अनन्या ने अपनी कल्पना को उड़ाना शुरू कर दिया। जब सौतेली मां द्वारा मेंग मेंग की पिटाई की छवि उसके दिमाग में आई तो उसका शरीर कांप उठा। दृढ़ स्वर में उसने कहा, नहीं, मैं निश्चित रूप से इस तरह की स्थिति नहीं होने दूंगी। ओह, ये सही है। झो फेई ने अपनी आंखें घुमाई, फिर कहा, एक तरीका है जो संभव है। कौन सा तरीका? अनन्या ने पूछा। अगर सबसे बुरा हुआ तो बड़ी बहन यान, तुम्हें बस थोड़ा सा त्याग करना होगा और उस आदमी के साथ मिलजुल कर रहना होगा। इस तरह, चूंकि तुम दोनों मेंग मेंग के जैविक माता पिता हो, इसलिए कोई और चिंता नहीं रहेगी। झो फेई ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अनन्या ने झुंझलाहट में झो फेई को धक्का दिया, फिर आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे रणविजय जैसा कठोर दिमाग पसंद नहीं है। उसके दिल में राजकुमार एक तरह का कोमल था जो सुंदर और परिष्कृत दोनों था, और साथ ही बहुमुखी प्रतिभा वाला और दयालु दिल वाला भी होना चाहिए। रणविजय उसके दिल में राजकुमार से बहुत अलग था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वह राजकुमार ली के बराबर भी नहीं है। झो फेई ने अपना सिर हिलाया, अनन्या से पूरी तरह सहमत होते हुए। मत कहो। अनन्या की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अपने दिल की गहराइयों से वह राजकुमार ली को कुछ हद तक नापसंद करती है, जो इस तरह का चुलबुला व्यक्ति है। आरामदायक नाइट कपड़े पहनने के बाद अनन्या कमरे से बाहर निकली और देखा कि मेंग मेंग इस समय खुशी से रणविजय के साथ खेल रही थी। छोटी राजकुमारी को जबरदस्ती बेडरूम में ले जाने के बाद, मेंग मेंग को उसके नाइट कपड़े बदलने में मदद करने के बाद, जब उसने उसका हाथ छोड़ा तो मेंग मेंग तुरंत रणविजय के साथ खेलना जारी रखने के लिए बेडरूम से बाहर भागी। अगर यह सामान्य समय होता तो ये घर इतना शोरगुल वाला नहीं होता, और भी अधिक, इस समय छोटी राजकुमारी पहले ही सो चुकी होती। लेकिन रणविजय के आने से ये घर तुरंत जीवंत हो गया। लिविंग रूम में यह मेंग मेंग की घंटी जैसी किशोर हंसी से भरा हुआ था, और कभी कभी रणविजय की तेज हंसी भी। यहाँ तक कि पहली मंजिल पर बेडरूम में रहने वाली चाची वांग भी उनकी हंसी सुन पा रही थी। रात 11:30 बजे तक छोटी राजकुमारी अभी भी खुशी से खेल रही थी, लेकिन फिर भी अनन्या ने उसे गंभीरता से सोने के लिए कहा। हन्फ, बुरी मम्मी, मेंग मेंग अभी भी पर्याप्त नहीं खेली है, छोटी राजकुमारी ने गुस्से में कहा। अनन्या मेंग मेंग के सामने असहाय थी, इसलिए उसने रणविजय को घूर कर देखा। रणविजय के समझाने पर फिर छोटी राजकुमारी सोने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके डैडी को पहले उसे सोने से पहले कहानी सुनानी थी। इस तरह रणविजय अनन्या और मेंग मेंग के बेडरूम में चला गया। मेंग मेंग का बिस्तर एक छोटा बिस्तर था और अनन्या का बिस्तर एक सामान्य बिस्तर था। एक छोटा और एक बड़ा बिस्तर था, लेकिन दोनों बिस्तरों की एक ही विशेषता थी, वह ये कि दोनों बिस्तरों पर काफी बालों वाली गुड़िया थीं। लगता है कि अनन्या के पास अभी भी एक छोटी लड़की का दिल था। रणविजय हल्के से मुस्कुराया। मेंग मेंग को कुछ देर कहानी सुनाने के बाद मेंग मेंग गहरी नींद में सो गई। मेंग मेंग को अपनी छोटी सी रजाई से धीरे से ढकने के बाद रणविजय चुपचाप बेडरूम से बाहर चला गया। दरवाजा खोलते ही उसे लिविंग रूम से झो फेई के कुछ गुस्से भरे शब्द सुनाई दिए। हमने गाना चुनना पहले ही पूरा कर लिया था, इसलिए मैं निर्माण विभाग में गया, लेकिन अंत में निर्माण विभाग के लोगों ने कहा कि गाने की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और एमवी शूट करने के लिए बहुत अधिक संसाधन और ऊर्जा खर्च नहीं की जाएगी और केवल एक साधारण एमवी शूट किया जा सकता है। ये सच में मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। उसके बाद मैं बूढ़ी चुड़ैल के पास गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ?
उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और यहाँ तक कहा, यदि आप एमवी की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने पैसे खर्च करके एक अच्छी टीम को काम पर रख सकते हैं। ये किस तरह के शब्द हैं? क्या आप कंपनी के प्रदर्शन करने वाले कलाकारों में से एक नहीं हैं? अनन्या की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने हल्के से कहा, मैं कल जाकर बड़ी बहन मेई से बात करने की कोशिश करूंगी। बड़ी बहन यान, अगर तुम चली भी जाओगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम उस बूढ़ी चुड़ैल की कृपा से दूर हो। इसके अलावा निर्माण विभाग के लोग भी सही कह रहे हैं, गाने की गुणवत्ता वाकई अच्छी नहीं है। तुम एल्बम के बारे में फिर से क्यों नहीं सोचती? अगर हम एल्बम रिलीज नहीं करते और इसे आगे बढ़ाते रहते हैं तो हमारे पास भी कोई मौका नहीं आएगा। अनन्या ने अपना सिर हिलाया। उसे कुछ बातें समझ में भी आ गई थीं। कंपनी अस्थायी रूप से उस पर संसाधन खर्च करने का इरादा नहीं रखती थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी मशहूर हस्ती का वापस आना मुश्किल था, या शायद ये भी हो सकता है कि प्रिंसली इसमें दखल दे रहे हों। चाहे जो भी कारण रहा हो, अंतिम परिणाम ये था कि अनन्या को जल्द ही कोई संसाधन नहीं मिलने वाला। इसे आगे बढ़ाने के बजाय वह सीधे सीधे पहले एक एल्बम रिलीज कर सकती थी। हालांकि गाने की क्वालिटी थोड़ी कम थी, लेकिन कम से कम एल्बम रिलीज करके वह दूसरों की यादों को जगाने में सक्षम होगी। इसके अलावा जिया को अपने दिल में विश्वास था कि अतीत में उसके बहुत सारे प्रशंसक अभी भी उसके दीवाने हैं। एल्बम रिलीज करो। रणविजय सोफे के कोने पर बैठ गए, अनन्या की तरफ देखा और कहा, क्या तुम गायिका से अभिनेत्री नहीं बन गई? तुम्हें अभी भी एल्बम रिलीज करने की क्या जरूरत है? मैं पिछले 5 सालों से लोगों की नजरों में नहीं आई हूँ। मैं अब उतनी लोकप्रिय नहीं रही जितनी पहले थी। क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है? अनन्या ने रणविजय की तरफ आंखें घुमाई और कहा। रणविजय चुप हो गए। ये औरत हमेशा उनसे बात करते समय बारूद खाती हुई लगती थी। अगर तुम्हारे एल्बम का गाना अच्छा नहीं है तो? रणविजय ने अभी भी बोलना पूरा नहीं किया था और अनन्या का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया और उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे मामलों की परवाह करो। बोलने के बाद अनन्या खड़ी हुई और अपने बेडरूम की ओर चली गई। अनन्या के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से से हौंफ रही है। टस्क, जिसने तुम्हें मुंह खोलने को कहा वही तुम्हारे लिए सही है, जोफी ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, फिर अपने बेडरूम की ओर चली गई। रणविजय की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं जब वह उठकर नीचे चला गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने बुदबुदाया, सच में अच्छे इरादों को गधे के जिगर और फेफड़े के रूप में माना जाता है। अगर तुम मेंग मेंग की मां नहीं होती तो मैं तुमसे कुछ भी पूछने की जहमत नहीं उठाता। हाओ सी डंग चेंगलू गनफे, अच्छे इरादों को गधे के जिगर और फेफड़े के रूप में माना जाता है। प्राचीन समय में गधे के फेफड़े और जिगर का कोई मूल्य नहीं था। हालांकि अब के बारे में निश्चित नहीं हूं। रणविजय ने जब अनन्या से उसके एल्बम के बारे में पूछा तो उसके इरादे अच्छे थे। इस जीवन का विकास क्रम उसके पिछले जीवन से थोड़ा अलग था। कुछ मशहूर हस्तियां इस जीवन में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दीं, लेकिन रणविजय उनमें से कुछ मशहूर हस्तियों के कामों से कुछ हद तक परिचित थे। इसके अलावा उसे संगीत के बारे में भी जानकारी थी, इसलिए उसके पिछले जन्म के उन गीतों को फिर से प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल नहीं था जो इस जन्म में नहीं आए। शुरू में वह अनन्या की थोड़ी मदद करना चाहता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार रणविजय को लगा कि उसे अपने गर्म चेहरे को ठंडे नितंबों से चिपकाने की कोई जरूरत नहीं है। रेलियांटी लेन पी गो, ठंडे नितंब पर गर्म चेहरा चिपकाना, ठंडे फटकार के साथ गर्म भावनाओं का वर्णन करना। हालांकि अनन्या को रणविजय के विचार कैसे पता होंगे? अनन्या को अभी भी वे शब्द बहुत स्पष्ट रूप से याद हैं जो रणविजय ने पिछली बार झगड़ते समय कहे थे। उसने सोचा कि रणविजय जो शब्द कहने जा रहे थे वे थे, तुम अभी रिटायर हो जाओ और इस बारे में भूल जाओ। टेलीविजन स्क्रीन पर एक अभिनेता होने का क्या मतलब है? अनन्या अवचेतन रूप से रणविजय से इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी और रणविजय के साथ इस विषय पर बात करना भी नापसंद करती थी, इसलिए उसने अभी अभी उसे ठंडे तरीके से टोका। और भी जब अनन्या अपने बेडरूम में लौटी और अपने बिस्तर पर लेट गई, तब भी वह गुस्से में एक छोटी सी आवाज में कुछ शब्द बुदबुदा रही थी। वे शब्द बस, बदमाश, कठोर दिमाग, बुरा स्वभाव इत्यादि जैसे शब्द थे। रणविजय खाली बेडरूम में चला गया जहां नीचे था। बेडरूम की बनावट होटल जैसी थी। बाथरूम था, बिस्तर और अन्य सामान एकदम नए थे। रणविजय ने अपने कपड़े उतारे, फिर बिस्तर पर लेट गया और अपने फोन से खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वह भी गहरी नींद में सो गया। मूल रूप से उसके सोचने के तरीके से वह यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं था। उसकी पहचान अपेक्षाकृत अजीब थी। वह अनन्या का पति नहीं था, लेकिन अनन्या के साथ उसका एक बच्चा था। इस तरह की स्थिति में उसे अनन्या के घर में रात बिताना भी कुछ अजीब लगा। हालांकि वह अगले दिन मेंग मेंग को खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहता था, इसलिए उसने अजीबोगरीब स्थिति को सहन किया और रात यहीं रुक गया। अगले दिन सुबह 8 बजे वांग हुआन ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर रखा था। नाश्ता अपेक्षाकृत सादा था। शकरकंद का दलिया था जिसे मेंग मेंग और अनन्या खाना पसंद करते हैं, साथ उबले अंडे से भरी एक प्लेट, सुपरमार्केट से खरीदी गई कुछ छोटी स्टीम्ड बन और कुछ नमकीन सब्जियां। रणविजय पहली मंजिल पर बने लिविंग रूम में बैठा था और आराम से टीवी देख रहा था। जब सुबह 6 बजे से ज्यादा का समय था तब वह जाग चुका था, लेकिन ऊपर की मंजिल पर कोई हलचल नहीं थी। सुबह 8 बजे तक फिर 2 उलझन में पड़े वयस्क और मेंग मेंग नीचे आए।
पिताजी। मेंग मेंग कूदते भागते आगे बढ़ी, फिर अपने चेहरे पर खुशी के भाव के साथ खुद को रणविजय की बाहों में फेंक दिया। ये पहली बार था जब उसे बिस्तर से उठने और अपने पिता और माँ दोनों को एक साथ देखने का अनुभव हुआ था। अयो, कितनी छोटी गद्दार है। जब से वह उस आदमी से मिली थी तब से उसने आंटी फेई को चूमने भी नहीं दिया। टीएस्क झो फेई ने ईर्ष्या के चेहरे के साथ कहा। अध्याय 26। पिताजी, मेंग मेंग आज्ञाकारी रही है, मैंने आंटी फेई को चूमा नहीं है। मम्मी भी आज्ञाकारी रही है। अच्छा बरसाने के बाद ही वह मेंग मेंग को चूमने देगी। झो फेई की बातें सुनकर मेंग मेंग को फिर याद आया। बोलने के बाद वह पूरी उम्मीद के साथ अपने पिता की प्रशंसा का इंतजार करने लगी। इस पहलू के बारे में रणविजय ने पहले कभी छोटी राजकुमारी को निराश नहीं होने दिया था। रणविजय को मुस्कुराते हुए कहते हुए देखा जा सकता था, मेंग मेंग बहुत आज्ञाकारी है। पिताजी बाद में तुम्हें आइसक्रीम इनाम में देंगे। ठीक है, पिताजी सबसे अच्छे हैं। मेंग मेंग ने खुश चेहरे के साथ हंसी। रणविजय, इसका क्या मतलब है? ये वास्तव में मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। झो फेई ने रणविजय को घूरते हुए कहा, लोग बच्चों को इस तरह कहाँ पढ़ाते हैं? मैंने मेंग मेंग को बचपन से ही बड़ा होते देखा है। तुम सिर्फ कुछ दिनों के लिए आए हो और तुम अभी से बच्चों को बुरी बातें सिखा रही हो। ठीक है ज़ियाओ फेई, चलो खाना खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद हमें अभी भी कंपनी में जाना है। अनन्या ने अपने होंठ सिकुड़े और कहा, साथ ही मुझे लगता है कि रणविजय ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। मेकअप फाउंडेशन पर किस करना वाकई बहुत अच्छा नहीं है। ये सुनकर झो फेई अचंभित हो गई, फिर उसने अपनी आंखें चौड़ी करके अतिशयोक्तिपूर्ण लहजे में कहा, ठीक है। तुम परिवार मुझे धमकाने के लिए एक साथ आ रहे हो। बड़ी बहन यान, मैंने तुम्हें सच में गलत समझा है। रणविजय सिर्फ 2 दिनों के लिए आया है और तुम पहले से ही एक महिला की तरह हो जो अपने आदमी के साथ चलती है। तुम आखिर क्या बात कर रहे हो? अनन्या ने झो फेई की तरफ आंखें घुमाई। हे, चलो खाते हैं। झो फेई हंसी और खाने की मेज के सामने भाग गई। चलो खाना खाते हैं। रणविजय ने मेंग मेंग को खाने की मेज पर ले गया। पिताजी, वह लंबी कुर्सी मेरी है। मेंग मेंग ने सबसे ऊंची कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। रणविजय ने मेंग मेंग को कुर्सी पर बिठाया, फिर मेंग मेंग को खिलाने के इरादे से उसके दाहिने तरफ बैठ गया। मूल रूप से मेंग मेंग को खिलाना वांग हुआन का दैनिक कार्य था, लेकिन ये देखकर कि रणविजय व्यक्तिगत रूप से मेंग मेंग को खिलाने का इरादा कर रहा था, वांग हुआन थोड़ा मुस्कुराया और साफ सफाई करने के लिए रसोई में वापस चला गया। मम्मी, यहाँ आकर बैठो। अनन्या को अपने सामने बैठा देखकर मेंग मेंग कुछ असंतुष्ट थी, इसलिए उसने अपनी बाईं ओर की कुर्सी की ओर इशारा किया और आदेश दिया। ठीक है, आपकी बात सुनो। अनन्या थोड़ा मुस्कुराई, फिर टेबलवेयर लिया और मेंग मेंग के बाईं ओर बैठ गई। ये देखकर कि बाईं ओर उसकी माँ थी और दाईं ओर उसका पिता, मेंग मेंग ने प्रसन्न और धन्य चेहरे के साथ अपनी छोटी भुजाएं ऊपर उठाईं। आओ मेंग मेंग, दलिया खाओ, दूध पियो, अंडे की जर्दी खाओ। खाने को लेकर बहुत ज्यादा नखरे मत करो, अंडे की जर्दी में सबसे ज्यादा पोषण होता है। नमकीन सब्जियां मत खाओ, ज्यादा नमकीन सब्जियां खाना अच्छा नहीं है। रणविजय दाईं ओर बैठा और पहले खाना शुरू नहीं किया, बल्कि मेंग मेंग को एक एक कौर भरकर खिलाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर कोमलता के भाव अनन्या की आंखों में समा गए। अपने माता पिता को साथ पाकर मेंग मेंग वाकई बहुत खुश थी। यहाँ तक कि अंडे की जर्दी भी, जिसे वह आमतौर पर खाना पसंद नहीं करती थी, अब वह चाव से खा रही थी। साथ ही रणविजय के संपर्क में आने के बाद मेंग मेंग भी खुश हो गई थी। पिता का प्यार वाकई बहुत जरूरी होता है, अनन्या ने एक बार फिर अपने मन में सोचा और अपने दिल में हल्की सी आह भरी। उसके और रणविजय के अपने अपने जीवन और सामाजिक दायरे थे। यह अनिश्चित था कि क्या वे भविष्य में एक साथ रह पाएंगे। कौन जानता है कि मेंग मेंग के लिए इस तरह का खुशनुमा समय कितना लंबा चलेगा। बस इसके बारे में सोचना ही अनन्या को नुकसान महसूस कराने के लिए काफी था, क्योंकि जब वह समय आएगा तो मेंग मेंग निश्चित रूप से बहुत टूट जाएगी। क्या मुझे वाकई रणविजय के साथ मिल जाना चाहिए? ये सवाल हाल ही में अनन्या के दिल में घूम रहा है। रणविजय कभी दूसरी पीढ़ी के अमीर थे और वर्तमान में निराश थे। हालांकि अनन्या ने रणविजय के कोमल पक्ष को देखा था, फिर भी वह उस तरह का लड़का नहीं था जिसकी अनन्या अपने दिल में तलाश कर रही थी। प्यार से समझौता नहीं किया जा सकता। अनन्या ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। इस तरह की चीजों के लिए एक एक कदम आगे बढ़ने और हर कदम के साथ चीजें कैसे होती हैं, ये देखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसके अलावा आने वाले दिनों में बहुत व्यस्तता रहने वाली थी, इसलिए निजी मामलों के बारे में सोचने का समय नहीं था। अनन्या ने मन ही मन सोचा, अगर रणविजय को उसके विचार पता चल जाते तो वह निश्चित रूप से अपने होंठ सिकोड़कर कहता, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ मिलने जा रहा हूं और तुम पहले से ही इसके बारे में सोच रही हो। इसके अलावा मेरे साथ मिलना, हान यांग अमर सम्राट, तुम्हारा बलिदान कैसे माना जा सकता है। हालांकि रणविजय को अनन्या के विचार नहीं पता थे और अनन्या भी अपने वर्तमान विचार नहीं बताती थी। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कौन निश्चित हो सकता है। खाना खत्म करने के बाद अनन्या और जोहफी उठकर चले गए। उनका इरादा उन गानों को ध्यान से बदलने का था जिन्हें उन्होंने थोड़ा सा चुना था, और इसके लिए काम का बोझ भी कम नहीं था।
इसके अलावा अनन्या मेई क्यूई से एमवी की शूटिंग के बारे में पूछना चाहती थी। उनके जाने के बाद छोटी राजकुमारी ने भी कमोबेश खाना खत्म कर दिया। रणविजय ने बस कुछ निवाला खाया, फिर मेंग मेंग को आराम करने के लिए पहली मंजिल पर सोफे पर बैठा दिया। वांग जुआंग ने डाइनिंग रूम को साफ करने के बाद वह चली गई और मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्टर मेहरा आप कहाँ से हैं? शांगजिंग, रणविजय ने जवाब दिया। क्या मिस्टर मेहरा यहाँ रहने के आदी हैं? वांग जुआंग ने पूछा। वह जानती थी कि अनन्या पहले एक बड़ी हस्ती थी और इसलिए उसके दिल में रणविजय के बारे में कुछ जिज्ञासा थी। हालांकि भले ही वह जिज्ञासु थी, लेकिन रणविजय के प्रति उसका मूल्यांकन बहुत अच्छा नहीं था। उसे लगा कि जो पुरुष किसी महिला के घर रहने आते हैं उनमें कोई खास योग्यता नहीं होती। अनन्या इतने बड़े घर में रहती थी और इसके अलावा वह घर जियांग में था, इसलिए अनन्या निश्चित रूप से अमीर थी। वांग हुआन अपने दिल में कुछ चिंतित थी कि रणविजय एक ऐसा घटिया आदमी है जो पैसे मांगने के लिए अनन्या के पास आएगा। आखिरकार समाज में ऐसे बहुत से मामले थे। हालांकि वर्तमान में हालात को देखते हुए रणविजय समाज के मानदंडों के अनुरूप था, लेकिन यह वांग हुआन की सतर्कता को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसने केवल रणविजय की स्थिति के बारे में पूछने का इरादा किया। अभी भी ठीक है, रणविजय ने धीरे से उत्तर दिया। वांग हुआन के साथ बातचीत करने का इरादा न रखते हुए उसने मेंग मेंग को उठाया जो सोफे पर टीवी देख रहा था। अया बदबूदार डैडी, मेंग मेंग टीवी देख रहा है। मेंग मेंग ने अनिच्छुक चेहरे के साथ कहा। मेंग मेंग, डैडी तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जा रहे हैं। रणविजय ने मेंग मेंग के गाल पर चूमा और कहा। मेंग मेंग की आंखें चमक उठी और उसने टीवी देखना बंद कर दिया और अपना सिर रणविजय की ओर घुमाया और खुशी से बोली, सच में डैडी तुम्हें पैराडाइज लैंड ले जा रहे हैं जहां हम कल गए थे। रणविजय ने धीरे से कहा। ओह हाँ, ठीक है, बाहर जाकर खेलो। एक पल में मेंग मेंग बेहद खुश हो गई। आमतौर पर जब मम्मी घर पर नहीं होती थी तो मेंग मेंग खेलने के लिए बाहर नहीं जा पाती थी और घर पर ही रह पाती थी। अब जब डैडी यहाँ थे तो वे मेंग मेंग को खेलने के लिए बाहर ले जा पाए। इससे मेंग मेंग के दिल में रणविजय की छवि और भी ऊंची हो गई। मुअक मुअक मुअक, मेंग मेंग ने रणविजय के चेहरे पर कई बार चूमा। पिताजी पहले कपड़े बदलने के लिए ले चलो। रणविजय मुस्कुराया और मेंग मेंग को दूसरी मंजिल पर ले गया। खेलने के लिए बाहर जाते समय पजामा न पहनना स्वाभाविक ही था। इस समय वांग हुआन की अभिव्यक्ति एक पल के लिए जम गई। आमतौर पर जब अनन्या घर पर नहीं होती तो वह दूसरों को मेंग मेंग को खेलने के लिए बाहर नहीं लाने देती। बेशक वांग हुआन खुद एक बाहरी व्यक्ति थी और उसने अवचेतन रूप से रणविजय को भी एक बाहरी व्यक्ति के रूप में ही लिया। आखिरकार उसे अनन्या ने ही काम पर रखा था। अगर कुछ भी था तो उसे स्वाभाविक रूप से अनन्या से पूछना था। इस प्रकार उसने अपना चेहरा बाहर निकाला, रसोई में चली गई और अनन्या का फोन मिलाया। नमस्ते मिस, मेंग मेंग के पिता उसे खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। कहाँ? उसने पहले सोचा था कि रणविजय आज सुबह अकेले ही चला जाएगा क्योंकि उसके पास अभी भी वह पहाड़ था जिसकी उसे देखभाल करनी थी और रेस्तरां का अभी भी नवीनीकरण हो रहा था। खास बात यह थी कि अनन्या के जटिल हृदय में वह मेंग मेंग को हर रोज रणविजय के संपर्क में नहीं आने देना चाहती थी। उसे अभी भी डर था कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब रणविजय मेंग मेंग को उससे दूर ले जाएगा। मुझे नहीं पता, मैंने उसे सिर्फ ये कहते हुए सुना कि वह मेंग मेंग को पैराडाइज लैंड लेकर आ रहा है या कुछ और। वे अभी दूसरी मंजिल पर अपने कपड़े बदल रहे हैं, वांग हुआन ने धीमी आवाज में कहा। वह जगह, अनन्या की भौहें सिकुड़ गईं और बोली, उस जगह किस लिए जाना है? वह जगह दिन में धूप वाली होती है। रणविजय को खुद ही जाने दो। ठीक है आंटी वांग, मुझे अभी काम पर जाना है। बात खत्म करने के बाद अनन्या ने फोन रख दिया और सीधे मेई क्यूई के ऑफिस की ओर चल दी। दूसरी तरफ रणविजय ने मेंग मेंग को उसके कपड़े बदलने में मदद की। एक पतली जैकेट जिसके अंदर छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई थी और शरीर के निचले हिस्से पर नीले रंग की ट्रेंडी जीन्स थी। चलो चलें, रणविजय की बाहों में रहते हुए मेंग मेंग ने अपनी छोटी बाहें फैलाईं और बहुत उत्साहित होकर कहा। चलो चलें, रणविजय ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। पहली मंजिल पर आते हुए उसने देखा कि वांग हुआन चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था। जब रणविजय अपने जूते बदलने का इरादा कर रहा था तो वांग हुआन ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करें मिस्टर मेहरा, मैंने अभी मिस को फोन करके पूछा और उन्होंने कहा कि वे मेंग मेंग को बाहर नहीं जाने देना चाहती क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा गर्म है। इसलिए मिस्टर मेहरा, अगर आप व्यस्त हैं। उसके शब्दों से ये देखा जा सकता था कि किसी आगंतुक को बाहर छोड़ने का इरादा था। नहीं, मैं डैडी के साथ खेलने जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मेंग मेंग ने बहुत गुस्से में कहा। उसने तुमसे कहा? रणविजय ने वांग हुआन की तरफ देखा। हाँ, वांग हुआन ने सिर हिलाया। मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। रणविजय ने अपना फोन निकाला, अनन्या को फोन करके पूछना चाहता था कि मामला क्या है, लेकिन 3 बार कॉल करने के बाद भी अनन्या ने फोन नहीं उठाया। कभी नहीं उठाया। रणविजय ने अपना फोन रख दिया। कॉल जारी रखने का इरादा नहीं था। वांग हुआन की तरफ देखते हुए उसने उदासीनता से कहा, तुम उसे बाद में बताना कि मैं मेंग मेंग को खेलने के लिए जहां भी ले जाना चाहूं, मुझे उसकी सहमति लेने की जरूरत नहीं है। ये कैसा मजाक था? अगर मैं अपनी बेटी को खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहता हूं तो भी मुझे पहले उसकी अनुमति लेनी होगी।
रणविजय के उदासीन स्वभाव के बावजूद वह अभी भी अपने दिल में कुछ दुखी महसूस कर रहा था। अगर इस स्थिति को रणविजय के साथ बदल दिया जाता, जो अभी भी एक भोगवादी युवा स्वामी था, तो यह अनुमान लगाया गया कि वह शुरू से ही भड़क जाएगा। अभी रणविजय किसी भी चीज की परवाह नहीं करना चाहता था, प्रसिद्धि और धन की परवाह नहीं करना चाहता था, दुनिया की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहता था और किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता था। वह केवल मेंग मेंग की अच्छी देखभाल करना चाहता था और लापरवाह और चिंतामुक्त देहाती जीवन शैली का आनंद लेना चाहता था। ये वांग हुआन का चेहरा कड़वा हो गया। रणविजय ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मेंग की मदद करने के बाद मेंग ने सफेद रंग के छोटे स्पोर्ट्स शूज पहने और अपने आराम के जूते पहने वह अगले घर से निकलने का इरादा कर रहा था। ये देखकर वांग हुआन ने जल्दी से अपना शरीर हिलाकर रणविजय को रोक दिया और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर मेहरा, कृपया मेरे लिए चीजें मुश्किल न करें। अगर मैं मेंग मेंग को बाहर जाने दूंगा तो मिस वापस घर आने पर मुझे दोषी ठहराएगी। ओह, तुम उसके द्वारा तुम्हें दोषी ठहराए जाने से डरते हो और मेरे द्वारा तुम्हें दोषी ठहराए जाने से नहीं डरते। रणविजय की निगाहें जम गईं। तुम वाकई मेंग मेंग को बाहर नहीं ला सकते मिस्टर मेहरा। वांग हुआन अभी भी रणविजय को मनाना चाहता था, लेकिन मेंग मेंग ने उसे गुस्से से टोक दिया। बूढ़ी चुड़ैल, तुम जल्दी से दूर हटो, तुम रास्ता रोक रही हो। सावधान रहो, मैंने अपने डैडी को तुम्हें पीटने दिया। एक बच्चे की सीखने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। जोफी ने घर में कुछ बार बूढ़ी चुड़ैल कहा और मेंग मेंग इसे याद रखने में सक्षम थी। वांग हुआन की अभिव्यक्ति जम गई। वह काफी असहाय थी, वह भी बुरी इंसान नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अपनी मिस की बातों का पालन करना था। सब ठीक हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो अनन्या, वह तुम्हें दोष नहीं देगी। रणविजय ने हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि वह वांग हुआन के शरीर के चारों ओर जाने का इरादा रखता था, लेकिन कौन जानता था वांग हुआन ने उसे फिर से रोक दिया और उसे रोक दिया। मिस्टर मेहरा, कृपया समझें, यह मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, वांग हुआन ने कड़वाहट से कहा। इस बार रणविजय का चेहरा उदासीन हो गया। एक बाघ अपनी ताकत नहीं दिखाता और तुम मुझे हेलो किटी समझ रहे हो। उसने शांत भाव से वांग हुआन को देखा, लेकिन वह एक सम्राट की तरह एक आम आदमी को देख रहा था। ये देखा गया। रणविजय ने उदासीनता से दो शब्द कहे, एक तरफ हटो। शब्द सामान्य थे, लेकिन वांग हुआन ने एक आश्चर्यजनक दबाव महसूस किया। इस तरह का दबाव उस पर पहले भी उन लोगों पर महसूस किया गया था जो लंबे समय तक ऊपरी स्थिति में रहे थे। साथ ही रणविजय से उसे जो दबाव महसूस हुआ वह सबसे बड़ा दबाव था, कोई और नहीं था। वह खुद भी निश्चित नहीं थी कि रणविजय उसे इतना बड़ा दबाव क्यों दे पा रहा था। वांग हुआन कुछ हद तक विचलित था और अंत में उसने अपना शरीर एक तरफ कर लिया। रणविजय ने बेहोशी से उसकी ओर देखा, फिर मेंग मेंग को उठाकर बाहर चला गया। आह, वांग हुआन ने आह भरी। हालांकि एक बड़े व्यक्ति के घर में काम करने का वेतन अधिक था, लेकिन यह आसान भी नहीं था। अध्याय 27। रणविजय के जाने के बाद वांग हुआन ने कुछ समय के लिए अनन्या के फोन नंबर पर डायल किया और आखिरकार छठी बार कॉल लग गई। वांग हुआन ने कड़वाहट से कहा, मुझे माफ करना मिस, मैं मिस्टर मेहरा को रोक नहीं पाया, वह मेंग मेंग को खेलने के लिए बाहर ले आया। हाँ, मैं समझ गया, अनन्या ने कहा, फिर फोन रख दिया। वह भी अपने ऑफिस की ओर वापस जा रही थी। मेईक्यू के ऑफिस में उसने एमवी की शूटिंग से संबंधित मामलों की पुष्टि की थी। मेईक्यू उसके लिए एक टीम का इंतजाम कर सकती थी, लेकिन इंतजाम की गई टीम केवल एक सेकेंडरी टीम हो सकती थी, क्योंकि सबसे अच्छी टीम अभी जुरोयू की मदद कर रही थी। इसके अलावा मेईक्यू ने उसे अपना एल्बम थोड़ा बाद में रिलीज करने के लिए भी राजी किया था, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि अनन्या ने इसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। कभी कभी वह रणविजय की तरह ही होती थी, दोनों की अपनी अपनी जिद होती थी और दक्षिण की दीवार से टकराने पर भी वे अपना सिर पीछे नहीं मोड़ते थे। नन की आंख दक्षिण दीवार का मतलब स्पिरिट स्क्रीन है, जिसे स्पिरिट वॉल या स्क्रीन वॉल भी कहा जाता है। यिंगबी की आंख स्पिरिट स्क्रीन पारंपरिक चीनी वास्तुकला में प्रवेश द्वार को ढालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब अनन्या अपने कार्यालय में वापस लौटी तो उसने रणविजय का फोन नंबर डायल किया। इस समय रणविजय और छोटी राजकुमारी पहली मंजिल पर आए थे। ये देखकर कि फोन कॉल अनन्या का था, रणविजय ने सीधे तौर पर कॉल को अस्वीकार कर दिया। हाँ, मेरा फोन कॉल अस्वीकार करें। अनन्या को अपने दिल में गुस्सा आया और उसने रणविजय का फोन नंबर डायल करना जारी रखा। 2 सेकंड से भी कम समय तक रिंग होने के बाद फोन कॉल एक बार फिर से अस्वीकार कर दिया गया। इस बार जब उसने फिर से रणविजय का फोन नंबर डायल किया तो उसे सूचित किया गया कि फोन बंद हो गया है। बदमाश, ये कठोर दिमाग वाला बदमाश। अनन्या ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। चूंकि मेंग मेंग को पहले ही बाहर लाया जा चुका था, इसलिए अनन्या भी कुछ और नहीं कहना चाहती थी और केवल रणविजय को ध्यान देने और मेंग मेंग पर बहुत अधिक धूप न पड़ने देने की याद दिलाना चाहती थी। आखिरकार वह क्रिसेंट माउंटेन खाली जगह का एक बड़ा क्षेत्र था। रणविजय बहुत सीधा था, उसने अपना फोन बंद कर दिया और शांत चेहरे के साथ फोन को अपनी जेब में रख लिया। उसे लगा कि अनन्या उसे हिंसक रूप से आलोचना करने के लिए बुला रही है। उनकी परवाह न करते हुए वह मेंग मेंग को मेहरा परिवार की शिक्षा देने का इरादा रखता है। मेंग मेंग, क्या वह आंटी वांग सामान्य रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है? रणविजय ने मुस्कुराते हुए पूछा।
फिर भी अभी भी ठीक है, मेंग मेंग ने जवाब दिया। तो फिर तुमने उसे बूढ़ी चुड़ैल क्यों कहा, और यह भी चाहते थे कि डैडी उसे पीटें? रणविजय ने हल्के से पूछा। क्योंकि उसने मेंग मेंग को खेलने के लिए बाहर नहीं जाने दिया, इसलिए मेंग मेंग उसे पसंद नहीं करती। मेंग मेंग ने अपना छोटा सा मुंह फुलाते हुए कहा। मेंग मेंग, रणविजय ने छोटी राजकुमारी को देखा और सख्ती से कहा, तुम भविष्य में ऐसी नहीं हो सकती, तुम्हें दूसरों का सम्मान करना सीखना होगा, तुम समझती हो? मैं समझ गया, मेंग मेंग ने कुछ उदास स्वर में कहा। यह पहली बार था जब डैडी ने मुझे डांटा। मैं खुश नहीं हूँ। डैडी भी तुम्हें नहीं डांट रहे हैं, हालांकि वे सभी कीड़े हैं, लेकिन तुम्हें उन लोगों का सम्मान करना होगा जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हें तुम जैसे चाहो डांट सकते हो। इससे भी ज्यादा तुम्हें अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है और डैडी उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए ठीक कर देंगे। रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। डैडी, मैं समझता हूँ। कौन जानता है कि मेंग मेंग ने समझा या नहीं। मेंग मेंग ने अपना मुंह फुलाया और गंभीर भाव से सिर हिलाया। मेंग मेंग बहुत आज्ञाकारी है। डैडी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीदेंगे। रणविजय ने मेंग मेंग के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मुझे एक बड़ी आइसक्रीम चाहिए। मेंग मेंग डैडी के साथ मिलकर इसे खाना चाहती है। मेंग मेंग खुशी से हंस पड़ी। रणविजय ने छोटी राजकुमारी को गोद में उठाकर पीछे की सीट पर बिठाया, फिर कार चलाकर यूनियन गार्डन से दूर निकल गया। मेंग मेंग, तुम्हें याद रखना होगा कि डैडी ने अभी तुमसे क्या कहा था। रणविजय को डर था कि मेंग मेंग भूल जाएगी और वह फिर से कहने से खुद को रोक नहीं पाया। एक कहावत है, लोग मेरा 1 फुट सम्मान करते हैं, मैं उन्हें 10 फुट वापस देता हूँ, जिसका मतलब है कि जब लोग तुम्हें 1 फुट सम्मान देते हैं तो तुम्हें उनका 10 फुट सम्मान करना चाहिए। इसे रणविजय के आचरण का आदर्श माना जाता था। जब वे खेती की दुनिया में थे, तब जब दूसरे लोग रणविजय के प्रति अतुलनीय सम्मान दिखाते थे, तो रणविजय उन्हें सैकड़ों वर्षों तक खर्च करने लायक पैसे दे देते थे। हालांकि रणविजय ने विषय को मोड़ते हुए दबंगई के साथ कहा, कहावत के पीछे एक और वाक्य है, जो है, लोग मेरा 1 दाना नष्ट करते हैं, मैं उनका 10,000 2 दाना नष्ट करूंगा। इस वाक्य का अर्थ यह है कि जब लोग द्वेष से आपकी चीज का एक टुकड़ा नष्ट करते हैं, तो आपको सीधे उनकी एक चीज नष्ट कर देनी चाहिए जो उससे 10,000 गुना कीमती है। मूल वाक्य था, लोग मेरा 1 दाना नष्ट करते हैं, मैं उनके 3 2 को नष्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ रणविजय में ये सीधे तौर पर मैं उनके 10,000 2 को नष्ट कर दूंगा बन गया। रे जिंग वो इची, वो हैरी जंग, रे हुई वो इसु, वो मेरे संदोह, लोग मेरा 1 फुट सम्मान करते हैं, मैं उन्हें 10 फुट वापस लौटाता हूँ। लोग मेरा 1 दाना नष्ट करते हैं, मैं उनके 3 2 को नष्ट कर देता हूँ। 2 डाव 1 डाव लगभग 7,200 ग्राम होता है। ठीक वैसे ही जैसे जब रणविजय ने उन 10 सुपर संप्रदायों को नष्ट किया था, तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन 10 संप्रदायों ने मिलकर रणविजय के महल में मौजूद खजाने को तब नष्ट कर दिया था जब वह आसपास नहीं था। उस समय क्योंकि रणविजय ने साधना जगत में अपनी शक्ति का अधिक प्रदर्शन नहीं किया था, इसलिए वास्तव में कोई नहीं जानता था कि उसकी साधना कितनी ऊंची थी। इस प्रकार रणविजय ने सभी को अपनी साधना पर स्पष्ट दृष्टि डालने दी, अतुलनीय शक्ति से 10 महापंथों को नष्ट कर दिया। बहुत कम लोग थे जो इस तरह की सिद्धि प्राप्त कर पाते थे। रणविजय ने जो वाक्य कहा वह काफी गहरा था और मेंग मेंग वास्तव में वाक्य को समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी उसने गंभीर भाव से अपना सिर हिलाया और अपनी धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गया पिताजी। हाँ, रणविजय ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, हालांकि आपको ये वाक्य भी याद रखना चाहिए, ठीक है? वाक्य है, हे कीड़े, जब तुम मेरा 1 फुट सम्मान करोगे तो मैं तुम्हें 10 फुट लौटा दूंगा, लेकिन जब तुम मेरा 1 दाना नष्ट करोगे तो मैं तुम्हारा 10,000 2 नष्ट कर दूंगा। आओ इसे एक बार कहने की कोशिश करो। हे कीड़े। मेंग मेंग को वे 2 शब्द बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद थे, लेकिन बाद में कुछ हद तक उन्हें याद नहीं आ पाया और वह लगातार एननाहा करती रही, चेहरे पर चिंता के भाव के साथ शब्दों को बोल नहीं पाए। रणविजय ने मेंग मेंग को एक एक शब्द बताया, फिर मेंग मेंग ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, तुम मेरा 1 फुट सम्मान करते हो, मैं तुम्हें 10 फुट लौटा दूंगी। तुम मेरा 1 दाना नष्ट करोगे, मैं तुम्हारा 10,000 2 नष्ट कर दूंगी। ठीक है। रणविजय दिल खोलकर हंसा। संयोग से वे एक पार्किंग स्थल से गुजर रहे थे। रणविजय ने सड़क के किनारे कार रोकी और कहा, पिताजी आप आइसक्रीम खरीदने जाए, यह आपके अच्छे व्यवहार की कीमत है। वाह, ठीक है, आइसक्रीम खाओ। मेंग मेंग खुशी से हंसी और उसने अपने छोटे हाथों को ऊपर उठाया और हिलाया। रणविजय ने छोटी राजकुमारी को गोद में उठाया और आइसक्रीम खरीदी। मेंग मेंग ने खुशी खुशी आइसक्रीम के 2 निवाले खाए, फिर अपने डैडी के पास चली गई ताकि वे भी कुछ निवाले खा सकें। रणविजय ने सीधे 2 निवाले खाए और आइसक्रीम का 2/3 हिस्सा खा लिया। मेंग मेंग ने आइसक्रीम को देखा जिसमें सिर्फ 1/3 हिस्सा बचा था और वह अचंभित हो गया। बहुत स्वादिष्ट, मेंग मेंग तुम भी इसे खाओ। रणविजय ने अपनी हंसी रोकी और कहा, ओह। मेंग मेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया और आइसक्रीम को एक एक करके छोटे छोटे निवाले खाने लगी। हा। मेंग मेंग के मनमोहक रूप को देखकर रणविजय खिलखिलाकर हंस पड़ा। वास्तव में उसे आइसक्रीम जैसी चीजें खाना पसंद नहीं था जो बहुत ज्यादा मीठी होती हैं। उसने आइसक्रीम का 2/3 हिस्सा इसलिए खा लिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मेंग मेंग इसे ज्यादा खाए।
कार चलाते हुए रणविजय दक्षिण जिले के बीज प्रजनन केंद्र की ओर चल पड़े। जियांगजियांग में चावल, आटा और अन्य सामग्री आमतौर पर आयात की जाती थी। जियांगजियांग में बहुत कम सामग्री उगाई जाती थी। सुबह सुबह रणविजय को इंटरनेट पर आधे घंटे तक खोज करने के बाद ही बीज प्रजनन केंद्र मिला। रणविजय आज से हरी सामग्री लगाना शुरू करने का इरादा रखते हैं। आध्यात्मिक आत्मा और आध्यात्मिक जल की मदद से हर सामग्री के बढ़ने की अवधि बहुत कम हो जाएगी। साथ ही सामग्री के बढ़ने के बाद भले ही सामग्री की कटाई न की गई हो, फिर भी सामग्री अपनी सबसे उत्तम अवस्था को बनाए रखने में सक्षम होगी जब तक कि यह कटाई न हो जाए। यह आध्यात्मिक जल और आध्यात्मिक मिट्टी का सबसे मजबूत कार्य था। नमस्ते मिस्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या खरीदने का इरादा रखते हैं? एक बिचौलिया आया और पूछा। बीज प्रजनन केंद्र न केवल अपनी फसल उगाता है, बल्कि यह जियांगजियांग का सबसे बड़ा वितरण कारखाना भी है। यहाँ सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचे जाते थे। यह आयोजन स्थल दक्षिण जिले के अंदरूनी हिस्से में था, जो एक पहाड़ के सहारे बना हुआ था। पीछे की ओर जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था और वहां भी कई विशाल टेंट लगे हुए थे। मुझे कुछ बीज खरीदने हैं। बीज खरीदूं? अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा हैरान हो गया। उसने पहले सोचा था कि रणविजय खाना बांटने आया है और उसने कभी नहीं सोचा था कि रणविजय यहाँ बीज खरीदने आया है। आमतौर पर जब लोग यहाँ बीज खरीदने आते थे तो वे बहुत ज्यादा बीज नहीं खरीदते थे। आखिरकार जियांगजियांग में लोगों के पास आमतौर पर फसल उगाने के लिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नहीं होता था। इसलिए मध्यम आयु के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ कम हो गई। आप सभी के पास यहाँ किस तरह के चावल के बीज हैं? अपेक्षाकृत बेहतर के लिए आपके पास कौन सा ब्रांड है? रणविजय ने पूछा। कंजूस, क्या आप इसे खुद उगाने का इरादा रखते हैं? हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के बीज हैं, चाहे वह मुख्य भूमि का ब्रांड हो या विदेशी ब्रांड, हमारे पास सब कुछ है। चलो मैं आपको दिखाने के लिए सूची लेकर चलता हूँ। मध्य आयु के व्यक्ति ने बोलना समाप्त करने के बाद मुड़कर काउंटर से एक सूची ली। रणविजय ने सूची पर एक नज़र डाली। उसने सूची में सूचीबद्ध अधिकांश ब्रांडों के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने एक नाम देखा और सीधे उस पर इशारा करते हुए कहा, मैं वुचांग दाओहुआक्सियांग चावल लूंगा। ओह, कोई विशेषज्ञ है ना? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अप्रत्याशित महसूस करते हुए मुस्कुराया, फिर कहा, लगता है कि मिस्टर को चावल के बारे में कुछ जानकारी है। वुचांग दाओहुआक्सियांग चावल मुख्य भूमि एच प्रांत के सामान्य चावलों में से एक है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने परिचय दिया। हमारे यहाँ जो वुचांग दाओहुआक्सियांग चावल है वह दाओहुआक्सियांग चावल नंबर 2 है। इस चावल में खुशबू, मीठापन, अच्छी बनावट और इसी तरह के अन्य गुण हैं। दाओहुआक्सियांग चावल लंबे दाने वाले चावलों में से है और यहाँ तक कि चावल के पौधे भी एक तरह की खुशबू छोड़ते हैं। चावल भी बहुत खुशबूदार होता है। चावल पकाते समय इसमें एक मीठी खुशबूदार गंध आती है। ये वुचांग दाओहुआक्सियांग चावल पूरे देश में प्रसिद्ध है और वर्तमान में सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाले चावलों में से एक है। हाँ, रणविजय ने हल्के से अपना सिर हिलाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने परिचय देने के बाद कहा, हालांकि वुचांग दाओहुआक्सियांग चावल की कीमत भी थोड़ी अधिक है। मुख्य भूमि में दाओहुआक्सियांग चावल की कीमत 20 RMB प्रति कैटी है। यहाँ तक कि एच प्रांत में भी इसकी कीमत 10 RMB और उससे अधिक प्रति कैटी है। हमारे जियांगजियांग के लिए इसकी कीमत 50 RMB प्रति कैटी है। इसके अलावा ये तभी काम आएगा जब आप असली सामान खरीद पाएंगे। अभी बाजार में दाओहुआक्सियांग चावल के अधिकांश हिस्से में अन्य चावल मिलाए जाते हैं। इसके विपरीत अगर आप खुद चावल उगाते हैं तो यह अन्य जगहों से चावल खरीदने की तुलना में सबसे अधिक आश्वस्त करने वाला होगा। हाँ, कीमत मायने नहीं रखती, आप सीधे मुझे बीज बेच सकते हैं। रणविजय ने अपना सिर हिलाया और कहा, जरूर। मध्यम आयु के व्यक्ति ने कागज और कलम का एक टुकड़ा निकाला, फिर कहा, आपको कितनी मात्रा चाहिए? लगभग 200 वर्ग जमीन के लिए। रणविजय ने सोचा और जवाब दिया। चावल के लिए छोड़ी गई जमीन की मात्रा लगभग 200 वर्ग थी, जो अपेक्षाकृत छोटी जमीन थी। गेहूं के लिए भी करीब 200 वर्ग जमीन थी। चावल और गेहूं को प्राथमिकता दी गई। 200 वर्ग, यह कोई छोटी बात नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी जब उसने कहा, 200 वर्ग भी लगभग 1/3 म्यू है। 1 म्यू लगभग 666 वर्ग है। दाओहुआक्सियांग चावल के 1 म्यू के लिए फसल लगभग 800 कैटी है। 200 वर्ग से कमोबेश 230 कैटी चावल की फसल हो सकती है। उस स्थिति में मैं आपको 200 वर्ग के हिसाब से बिल दूंगा। जियांगजियांग में अच्छी दक्षता वाली जगहें साल में 3 बार चावल उगा सकती हैं। ठीक है मिस्टर, क्या आप आने वाले दिनों में चावल उगाने का इरादा रखते हैं? हमारे पास यहाँ दाओहुआक्सियांग चावल के पौधे भी हैं। पौधे खरीदने के बाद आप इसे सीधे अपनी जमीन पर लगा सकते हैं। सभी सामान असली होने की 100% गारंटी है, बस कीमत थोड़ी महंगी है। मुँह 1 हेक्टेयर का 15वां हिस्सा। तो मैं पौधे ले लूंगा, कीमत कोई मायने नहीं रखती। रणविजय ने जवाब दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें 200 वर्ग मीटर की मात्रा दे दूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, चावल के अलावा मुझे कुछ गेहूं के बीज भी चाहिए। रणविजय ने सोचा और कहा, तुम्हें गेहूं भी चाहिए? किस तरह का ब्रांड? कितनी मात्रा? अधेड़ उम्र के व्यक्ति की भौहें चमक उठीं।
5 मिनट बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 200 वर्ग मीटर गेहूं के बीज का एक और बिल लिखा। मुझे कुछ मकई के बीज भी चाहिए। रणविजय ने अपना मुंह खोला और कहा, मक्का, मकई के लिए साधारण मक्का, मीठा मक्का और चिपचिपा मक्का होता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तीनों तरह के मकई के लिए एक और बिल खोला। मात्रा बहुत कम थी, लगभग 50 वर्ग मीटर। अध्याय 28। मुझे सोयाबीन के कुछ बीज भी चाहिए। रणविजय ने कहा, ठीक है बॉस। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने शुरू में सोचा था कि रणविजय एक छोटा ग्राहक है और उसे उम्मीद नहीं थी कि रणविजय वास्तव में एक बड़ा ग्राहक है। उसके सामने बैठे युवक ने न केवल बहुत कुछ खरीदा, बल्कि उसने खरीदने के लिए सबसे अच्छे बीज भी चुने। ऐसा लगता है कि वह हरी सामग्री खाने का आनंद लेने वाले लोगों में से है। रणविजय ने कुल 4 प्रकार की फसलें मांगी। रणविजय आज उन फसलों को लगाने का इरादा रखता है और अधिक फसलें, और उसके पास इससे निपटने का समय भी नहीं होगा। इसके अलावा आप एक ही सांस में अपना मोटापा नहीं खा सकते। डोमेन का दायरा बहुत बड़ा था और जितनी चीजें लगाई जानी थी उनकी संख्या भी काफी थी, इसलिए एक ही दिन में रणविजय की सभी चीजें लगाना संभव नहीं था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति से यह कहकर कि जब वह तैयारी पूरी कर ले तो उसे फोन कर दे, रणविजय वहां से चला गया। वापस कार में लौटते हुए मेंग मेंग अभी भी पिछली सीट पर कार्टून देखने के लिए रणविजय का फोन इस्तेमाल कर रही थी। पिताजी, आपको इतना समय क्यों लगा? मेंग मेंग ने मुंह फुलाते हुए कहा। पिताजी ने कुछ सामग्री खरीदी है जिसे हम भविष्य में खाएंगे। पिताजी ने सामग्री को अपेक्षाकृत गंभीरता से चुना, इसलिए थोड़ी देर से वापस आए। रणविजय ड्राइवर सीट पर बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन तुमने बहुत समय लगा दिया। मेंग मेंग ने तब तक इंतजार किया जब तक वह खुश नहीं हो गई। मेंग मेंग ने अपनी धीमी आवाज में कहा, तो फिर पिताजी तुम्हें खेलने के लिए समुद्र तट पर क्यों न ले जाएं? रणविजय ने फोन वापस ले लिया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, समुद्र तट? ठीक है, समुद्र तट पर जाकर खेलो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कहाँ था, जब तक ये रणविजय के साथ खेलने के लिए जा रहा था। मेंग मेंग बहुत खुश होगी। मेंग मेंग अभी 3.5 साल की थी। पहले वह कभी अपने पिता के संपर्क में नहीं आई थी और न ही कभी रणविजय से फोन पर बात की थी, इसलिए वह पिता के प्यार की उम्मीद से भरी हुई थी। रणविजय से मिलने के बाद हालांकि वह पहले 2 दिनों तक बहुत खुश नहीं थी और यहाँ तक कि उसे थोड़ी शिकायत भी महसूस हुई, लेकिन उस कार रेसिंग के बाद से रणविजय एक योग्य अच्छे पिता बन गए थे और मेंग मेंग भी उन पर अधिक निर्भर थी। अगर स्थिति बदल जाती जिससे रणविजय कुछ सालों तक मेंग मेंग का पालन पोषण करते और छोटी राजकुमारी अचानक अपनी मां से मिलती, तो छोटी राजकुमारी भी हमेशा अपनी मां के साथ रहना चाहती। लगभग 20 मिनट की ड्राइव के बाद वे क्रिसेंट गल्फ पहुंच गए थे। कार पार्क करने के बाद रणविजय मेंग मेंग को लेकर क्रिसेंट गल्फ के समुद्र तट की ओर चल पड़े। क्रिसेंट गल्फ, जिसे स्वर्ग के नीचे नंबर 1 खाड़ी के रूप में जाना जाता है, यहाँ समुद्र तट का दृश्य बहुत सुंदर था और यह जियांग में यात्रा करने के लिए सबसे बड़े स्थलों में से एक था। जब वे समुद्र तट पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो रणविजय ने मेंग मेंग के लिए एक पोनीटेल बांधी। मेंग मेंग के बाल उसके गालों से थोड़े ही ऊपर थे और उसकी फ्रिंज उसकी भौहों के ठीक ऊपर थी। घर से निकलते समय रणविजय ने मेंग मेंग के बालों को संवारने में मदद नहीं की, इसलिए मेंग मेंग कुछ हद तक अस्त व्यस्त बॉब हेयर के साथ घर से निकल गई। रणविजय को चिंता थी कि जब वे समुद्र तट पर होंगे तो मेंग मेंग को गर्मी लगेगी, इसलिए उसने लापरवाही से एक रबर बैंड निकाला, मेंग मेंग के सारे बालों को ऊपर की ओर इकट्ठा किया और बालों को रबर बैंड से बांध दिया। तुरंत एक अस्त व्यस्त पिगटेल बांध दी गई जो एक शिखा की तरह थी। सौभाग्य से मेंग मेंग सुंदर थी, अगर नहीं तो वह इस तरह के अजीब हेयर स्टाइल पर हावी नहीं हो पाती। कार से उतरने के बाद रणविजय ने 2 स्विमसूट खरीदे, फिर एक छत्र और 2 रिक्लाइनर किराए पर लिए। मेंग मेंग को समुद्र तट पर ले जाने पर यहाँ बहुत सारे लोग थे। बहुत सारी महिलाएं थीं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा पुरुष थे। थोड़ा ध्यान देने पर यह देखा जा सकता था कि बहुत सारे पुरुषों की निगाहें विभिन्न सुंदर महिलाओं को देख रही थी जो अपने स्विमसूट में थीं। कुछ देर समुद्र तट पर खेलने के बाद रणविजय मेंग मेंग को आराम करने के लिए रिक्लाइनर पर ले आया। वाह, कितना सुंदर बच्चा है। मेंग मेंग के बाईं ओर 3 लोग रिक्लाइनर पर आए, 2 महिलाएं और एक पुरुष। जब महिलाओं में से एक रिक्लाइनर पर बैठी तो उसने तुरंत मेंग मेंग को देखा जो दाईं ओर थी। सुंदर महिला का आकर्षक फिगर था। उसने सफेद रंग की बिकिनी पहनी थी, उसका चेहरा अंडाकार था और उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था। मेंग मेंग का सुंदर चेहरा बिल्कुल परी कथा की राजकुमारी जैसा था, इतना सुंदर कि दूसरों को भी वह पसंद आ जाए। मेंग मेंग के बिखरे बालों के अलावा बाकी सब बेहद खूबसूरत था। मेंग मेंग को देखकर महिला मुस्कुराहट के साथ पूछने से खुद को नहीं रोक पाए, छोटे दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रिया, मेरे डैडी मुझे मेंग मेंग कहते हैं। मेंग मेंग ने जवाब दिया, कितना प्यारा नाम है। मेंग मेंग की उम्र कितनी है? महिला आराम कुर्सी पर लेट गई, अपने सिर को हाथ से सहारा दिया और मेंग मेंग को देखने के लिए बगल की ओर झुक गई। मैं 3 साल और कुछ महीने की हूँ। मेंग मेंग ने अपनी छोटी उंगलियों से गिनती की और कहा, फफट। महिला खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़ी। यहाँ तक कि थोड़ी मोटी महिला और छोटे बालों वाला 1.6 मीटर लंबा पुरुष भी कितना प्यारा बच्चा है कहते हुए हंसे।
सफेद रंग की बिकनी वाली महिला ने मेंग मेंग से थोड़ी देर बात की, फिर बगल में रखी ट्रे से ठंडी हरी चाय की एक बोतल ली और मेंग मेंग को देते हुए कहा, मेंग मेंग, बड़ी बहन तुम्हें पीने के लिए एक बोतल पे देती हूँ। धन्यवाद बड़ी बहन। मेंग मेंग ने शर्म से मुस्कुराते हुए पे लेने के लिए अपनी छोटी बाहें फैलाईं। इस समय बगल में खड़े रणविजय ने अपना मुंह खोला, मेंग मेंग, दूसरे लोग जो तुम्हें देते हैं उसे मत लो। ये सुनकर एक झटके के साथ मेंग मेंग ने अपनी छोटी भुजाएं पीछे खींच लीं और रणविजय को उलझन में देखा। रणविजय ने खुद को ऊपर उठाया, मेंग मेंग को अपने गले में लिया और कहा, हम उन चीजों को नहीं ले सकते जो दूसरे लोग हमें देते हैं, चाहे वह खाना हो या पीना, हम इसे नहीं लेंगे, समझे? क्यों क्यों? मेंग मेंग ने अपना मुंह फुलाते हुए पूछा। रणविजय ने थोड़ा सोचा, फिर जवाब दिया, क्योंकि क्या होगा अगर दूसरे लोगों ने तुम्हें जो खाना या पीना दिया उसमें जहर हो? स्नो वाइट की कहानी की तरह अगर मेंग मेंग ने खाना खाया और बेहोश हो गया तो क्या डैडी मेंग मेंग को फिर से नहीं देख पाएंगे? ये सुनकर मेंग मेंग चौंक गई। वह रणविजय की बाहों में सिमट गई और बोली, तो मेंग मेंग भविष्य में दूसरे लोगों से कोई चीज नहीं लेगा? ये सही है। रणविजय के मुंह के कोने में मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। तभी अचानक सफेद बिकनी वाली खूबसूरत महिला की आवाज आई, अंकल, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है ना? अभी तो पेय पदार्थ का ढक्कन भी नहीं खुला है। क्या आप पहले से ही बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं हैं? सफेद बिकनी वाली महिला की उम्र करीब 22 साल लग रही थी और रणविजय भी सिर्फ 26 साल का था। महिला को सीधे रणविजय को अंकल कहने पर मजबूर करने से ये देखा जा सकता था कि वह कितनी असंतुष्ट महसूस कर रही होगी। भूल जाओ मेंग क्यू, अच्छे इरादों को गधे के जिगर और दिल की तरह समझा जा रहा है, बस उसे अनदेखा करो। सफेद बिकनी वाली महिला के बगल में खड़ी थोड़ी मोटी महिला ने हल्के से सूंघते हुए कहा। बिल्कुल। जिस समय दोनों महिलाओं के साथ मौजूद पुरुष ने अपना मुंह खोला, उसने तुरंत दूसरों को बता दिया कि वह एक डरपोक है। नर को अपने शरीर को थोड़ा घुमाते हुए देखा जा सकता था, जबकि उसने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, मेंग क्यू, तुम पहले से ही बहुत दयालु हो। दूसरे लोगों के प्यासे होने या न होने से तुम्हारा क्या लेना देना है? जब इस नर ने अपना मुंह नहीं खोला तो ये ठीक था, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला और मेंग मेंग, जो मूल रूप से खुश नहीं थी, ने उसकी विलक्षण आवाज सुनी तो वह पूरी तरह से दुखी हो गई। रणविजय के मार्गदर्शन के लिए इंतजार करने की भी जरूरत नहीं थी। मेंग मेंग, जो अपने पिता की बाहों में थी, गुस्से से बोली, हुन्फ, तुम कीड़े, मेरे और पिता के सामने मत भौंको। ये देखकर रणविजय मुस्कुराया और मेंग मेंग के छोटे सिर पर बहुत उत्साहपूर्वक थपथपाया। ओह, बहन ने अपनी आंखें चौड़ी की, रणविजय की ओर देखा और असंतुष्ट महसूस करते हुए कहा, चाचा, क्या आप बच्चे को ऐसे ही पढ़ाते हैं? जिस तरह से तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम सिर्फ शैतानी ही नहीं सिखाओगे? बहन की बात खत्म होने के बाद रणविजय का फोन बजा। डायलर एक अपरिचित नंबर था। ऐसा होना चाहिए कि उसने जो बीज खरीदे हैं वे भेजे जाने के लिए तैयार हैं। इस तरह रणविजय मेंग मेंग को उठाकर खड़ा हो गया। जाने से पहले उसने बेहोशी से बहन की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने शैतानी ही सिखा दी? जब मैं कुछ करता हूं तो मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। रणविजय की बात खत्म होने के बाद उसने उन तीनों लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जो अपनी आंखें चौड़ी करके खड़े थे और सीधे मुड़कर चले गए, जबकि उसी समय फोन उठाते हुए, नमस्ते, चीजें क्रिसेंट माउंटेन पर भेज दो। क्या ये कैसे लोग हैं? बहन ने रणविजय की पीठ को देखा और लगातार अपने शरीर को घुमाते हुए कहा, ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। पफट, थोड़ी मोटी महिला खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि मेंग क्यू नामक आकर्षक महिला भी उसकी नज़र को बर्दाश्त नहीं कर सकी और नापसंदगी के भाव से बोली, क्या तुम इतने नीच नहीं हो सकते? ठीक है, अब तुम सब मुझ पर हमला कर रहे हो, है न? उस डरपोक ने दोनों महिलाओं को घूर कर देखा। अध्याय 29। वूफ वूफ वूफ। अजनबियों को आते देख जियाओ हेई ने तुरंत हरकतें शुरू कर दी। जब से उसका शरीर और हड्डियां बड़ी हुई हैं, तब से वह दिखावा करने के लिए बाहर नहीं गया है। अभी जब से अजनबी आ रहे हैं, उसे स्वाभाविक रूप से अपने नुकीले दांत दिखाने पड़े। जब दागदार चेहरे वाले नर और कुछ अन्य अधीनस्थों ने जियाओ हेई के नुकीले दांत देखे तो वे डर के मारे पीले पड़ गए और उनके पैर पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। जब वे पीछे हट रहे थे, जियाओ हेई धीरे धीरे कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ा। उसकी नज़र जंगली भेड़िए से भी ज्यादा क्रूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को खाने जा रहा हो। इससे कुछ लोगों का दिल उनके गले तक पहुंच गया। बॉस बॉस, दागदार चेहरे वाले नर ने जियाओ हेई को भयभीत नजर से देखा और उसने धीरे से रणविजय को पुकारा, जियो जियो हेई हेई। इस समय एक छोटी और प्यारी सी आवाज गूंजी। यह आवाज उस छोटी राजकुमारी की थी जिसने अभी अभी अपना न्यूट्री एक्सप्रेस पीना समाप्त किया था। मेंग मेंग को अपनी छोटी हथेली को जियो हेई की ओर बढ़ाते हुए देखा जा सकता था। जियो हेई की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, एक मिलनसार अभिव्यक्ति में बदल गई। उसकी बड़ी पूंछ भी बाईं और दाईं ओर हिलने लगी क्योंकि उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और धीरे धीरे अपना सिर मेंग मेंग की छोटी हथेली की ओर बढ़ाया। इस तरह की जीवंत अभिव्यक्ति बिल्कुल जीव में दाती धूम्रपान के गिफ की तरह थी जो इंटरनेट पर थी। बस चीनी शब्दों को गूगल करें और छवि पर जाएं और यदि आप गिफ देखना चाहते हैं तो दूसरी छवि पर क्लिक करें। वह छवि सबसे अधिक संभावना है कि गिफ है। ओह, चेहरे पर दाग वाले पुरुष और कुछ अधीनस्थों ने गहरी सांस ली।
बॉस, ये किस तरह का कुत्ता है? चेचक वाले चेहरे वाले नर ने सावधानी से पूछा, क्या वह लोगों को काटेगा? वह एक सामान्य कुत्ता है, वह लोगों को नहीं काटेगा। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर ऐसा है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। ठीक है मालिक, क्या यहाँ सब कुछ आपने ही लगाया है? चेचक वाले चेहरे वाले नर ने खुद को जियाओ हेई से दूर किया और रणविजय के पास गया। उसने आसपास की चीजों को देखा और आश्चर्य से कहा, हाँ। रणविजय ने अपना सिर हिलाया। ये झाड़ियाँ किस तरह की घास हैं? यहाँ तक कि मिट्टी भी नहीं दिखाई दे रही है। चेचक वाले चेहरे वाले नर ने उत्सुकता से पूछा, सामान्य घास? क्या ये फूल आपके द्वारा उगाए गए हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये फूल इस जगह के बाहर के फूलों से अलग हैं? कुछ भी अलग नहीं है, ये फूल भी सामान्य फूल हैं। ये कौन सा पेड़ है? ये बहुत सुंदर है, मैं भी इस तरह का पेड़ लगाना चाहता हूँ। सामान्य पेड़? चेहरे वाले पुरुष के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। उसे लगा कि रणविजय जिस तरह से बोल रहा था वह पहले से ही बहुत सरल था। दूसरों की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ झाड़ियों की बात कर रहा था। अगर झाड़ियों को बेचने के लिए बाहर ले जाया जाता तो ऐसा माना जाता था कि जो लोग झाड़ियों को खरीदना चाहते थे वे पागलों की तरह झगड़ते। अगर उन फूलों को बाहर निकाला जाता तो ऐसा माना जाता था कि लगभग हर कोई उन्हें पसंद करता। साथ ही ये पेड़ जो दूसरों के दिल को झकझोर सकता था, उसे देखकर ही दूसरों को डर लगता था। यहाँ आने से पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में एक पेड़ का अस्तित्व होगा जो खेल के भीतर मौजूद विश्व वृक्ष जैसा होगा। क्या ये पहले से ही बहुत शानदार नहीं है? पेड़ के नीचे चला गया चेचक वाले चेहरे वाले पुरुष ने थंडर यांग पेड़ की ओर देखा और दिल से चिल्लाया। यहाँ खड़े होकर आसपास के माहौल को देखते हुए इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ और नहीं हो सकता था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। मेंग मेंग शियाओ हेई के साथ खेल रही थी। रणविजय की कोमल निगाहें छोटी राजकुमारी को देख रही थीं। कुछ अधीनस्थों ने बीज, पौधे और तरह तरह के कृषि उपकरण नीचे रख दिए और फिर वे आसपास के माहौल को देखने लगे। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, ये बिल्कुल किसी परीक्षा की दुनिया की तरह है। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बार बार अपना सिर हिला रहा था। हाँ, मैंने अपने जीवन में पहले कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी। क्या ये हो सकता है कि मैं किसी स्वर्ग की भूमि पर पहुंच गई हूँ? हाँ हाँ। इस समय मेंग मेंग ने अपनी छोटी छोटी बाहें खुशी से फैलाईं और गर्व से कहा, ये स्वर्ग की भूमि है। ये वही स्वर्ग की भूमि है जिसे डैडी ने मेंग मेंग के लिए बनाया था। स्वर्ग भूमि जो बनाई गई थी। दागदार चेहरे वाले पुरुष ने आह भरी, फिर मेंग मेंग को देखा और ईर्ष्या से कहा, छोटे दोस्त, मैं वास्तव में ईर्ष्या करता हूँ कि आपके पास इतना शक्तिशाली पिता है। इस तरह की जगह बनाने में सक्षम होना, ये वास्तव में प्रभावशाली है। हे, मेरे डैडी सबसे शक्तिशाली हैं। हे, दूसरे लोगों को अपने डैडी की तारीफ करते हुए सुनकर मेंग मेंग बेहद खुश हुई और उसने अपनी छोटी छोटी बाहें ऊपर उठाईं और इधर उधर कूदने लगी। मेंग मेंग को खुश देखकर जियो हेई भी उसके पीछे पीछे गया और थोड़ी देर के लिए इधर उधर कूदने लगा, ऐसा भाव दिखाते हुए मानो वह कह रहा हो कि मैं एक उच्च श्रेणी का प्लेमेट हूँ, मुझे तो ये जगह छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। दागदार चेहरे वाले पुरुष ने अपना सिर कड़वाहट से हिलाया। उसने रणविजय की ओर देखा और कहा, बॉस, क्या मैं यहाँ कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? ये जगह पहले से ही बहुत खूबसूरत है। अगर मैं कुछ तस्वीरें नहीं लूंगा तो मुझे पूरी जिंदगी इसका पछतावा होगा। इतना गंभीर? रणविजय हंसे बिना नहीं रह सका, फिर अपने हाथ हिलाए और कहा, आगे बढ़ो। हालांकि दूसरों को इस जगह का स्थान मत बताना, मेरे द्वारा उन्हें लाए बिना यहाँ आने वाले अन्य लोग काटे जाएंगे। रणविजय के बोलने के बाद जियाओ हेई ने अपना सिर घुमाया और उस दागदार चेहरे वाले नर की ओर देखा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और अपने नुकीले नुकीले दांत दिखाए, उसकी निगाहें एक बार फिर क्रूर हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, मेरे ये अच्छे दांत लोगों को काटने के लिए नहीं बल्कि लोगों को खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दागदार चेहरे वाले नर का शरीर कांप उठा और उसने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, जरूर जरूर, मैं इस जगह का पता बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ, तो फिर जाओ और तस्वीरें खींचो। रणविजय ने सिर हिलाया। धन्यवाद बॉस। दागदार चेहरे वाले नर का चेहरा खुश हो गया। अपनी जेब से अपना फोन निकालकर वह थंडर यांग ट्री के नीचे खड़ा हो गया और अपने एक अधीनस्थ को अपनी 360 कोण वाली तस्वीर लेने दी। थंडर यांग ट्री के नीचे फोटो लेने के बाद वह फोटो लेने के लिए झाड़ियों के नीचे चला गया, फिर बाद में फोटो लेने के लिए फूलों वाले इलाके में चला गया। इससे भी ज्यादा वह आराध्य मेंग मेंग के साथ एक फोटो लेना चाहता था, हालांकि वह ऐसा कुछ मांगने में बहुत शर्मिंदा था। सिर्फ पोकमार्क वाले चेहरे वाले पुरुष ने ही फोटो नहीं खींची, यहाँ तक कि कुछ अन्य अधीनस्थों ने भी काफी फोटो खींची। अंत में रणविजय और मेंग मेंग को भावुक विदाई देने के बाद वे हर 3 कदम पर अपना सिर पीछे मोड़ते हुए पहाड़ से नीचे चले गए। ये वास्तव में एक स्वर्ग भूमि है। ये बॉस वास्तव में एक ईश्वरीय व्यक्ति है। अगर यह सामान्य समय के दौरान होता तो मैं बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर पाता कि कोई इतनी सुंदर जगह बना सकता है। जंगल के किनारे खड़े होकर पोकमार्क वाले चेहरे वाले पुरुष ने सुंदर दृश्यों को अंतिम बार देखा, फिर अनिच्छा से चला गया। थंडर यांग ट्री के नीचे क्रिसेंट माउंटेन पर मेंग मेंग के साथ कुछ देर खेलने के बाद रणविजय खड़ा हुआ और बोला, मेंग मेंग, डैडी कुछ देर के लिए काम पर जा रहे हैं, तुम यहाँ रुको और पहले शियाओ हेई के साथ खेलो।
मेंग मेंग अचंभित हो गया, फिर पूछा, डैडी तुम कहाँ काम करने जा रहे हो? ठीक वहीं रणविजय ने पहाड़ के पीछे धान के खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, दोपहर होने वाली है, सूरज थोड़ा गर्म होगा, तुम पहले खेलने के लिए छाया में रह सकते हो। हम नहीं चाहिए, मैं डैडी के पास खेलना चाहता हूँ। मेंग मेंग को गर्मी नहीं लग रही है, मेंग मेंग ने मुंह फुलाते हुए कहा। ठीक है, रणविजय ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। दोपहर होने वाली थी, यहाँ जियांग में तापमान बहुत ज्यादा था। थोड़ी देर बाहर घूमने से बहुत पसीना आता था। हालांकि क्रिसेंट माउंटेन पर तापमान मूल रूप से लगभग 23 डिग्री पर बनाए रखा गया था और सापेक्ष आर्द्रता लगभग 55% थी। ये तापमान और जलवायु वह थी जहां मानव शरीर सबसे अधिक आरामदायक महसूस करता था। ताज़ी और स्वच्छ हवा और सुंदर वातावरण के साथ ये स्थान मूल रूप से सामान्य लोगों के लिए छुट्टियों की पवित्र भूमि के रूप में गिना जा सकता है। और यह सब थंडर यांग ट्री की वजह से संभव हुआ। रणविजय को पता था कि तापमान ठीक था, लेकिन सूरज की रोशनी अभी भी बहुत तेज थी। सूरज की रोशनी में रहने से भी त्वचा का रंग कांस्य रंग का हो जाएगा। इसलिए रणविजय अवचेतन रूप से चाहता था कि मेंग मेंग छाया में खेले। हालांकि चूंकि मेंग मेंग इतना चिपचिपा था और उसके साथ चलना चाहता था, इसलिए रणविजय ने अपना सिर हिलाया और इस पर सहमति जताई। अभी सुबह 11 बजे थे। रणविजय की गति से 200 वर्ग मीटर के धान के खेत में चावल की रोपाई करने में यह अनुमान लगाया गया था कि उसे लगभग 2 घंटे लगेंगे, जबकि एक सामान्य व्यक्ति को 200 वर्ग मीटर के धान के खेत में चावल के पौधे रोपने में 3 घंटे लगते हैं। बेशक रणविजय की मौजूदा शारीरिक बनावट के साथ अगर वह जल्दी करना चाहता तो वह 1 घंटे में चावल के पौधे रोप सकता था। हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि सबसे पहले वह चावल के पौधे को गंभीरता से रोपना चाहता था और दूसरा वह देहाती जीवन शैली का आनंद लेना चाहता था। धान के खेत में पहुंचकर रणविजय ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और बुदबुदाया, मैं जूते खरीदना भूल गया। चाहे आप कितने भी सख्त क्यों न हो, हमेशा एक समय ऐसा आता है जब आप गड़बड़ कर देते हैं। रणविजय चाहे कितने भी तैयार क्यों न हो, जब काम करने का समय आया तब भी उसे पता चला कि कुछ ऐसा था जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। भूल जाओ, मैं नंगे पैर ही अंदर जाऊंगा। रणविजय ने अपने जूते और मोजे उतारे, अपनी पैंट ऊपर खींची, पौधे लिए और धान के खेत में चला गया। डैडी, क्या आपको मेंग मेंग की मदद की जरूरत है? दूसरी तरफ झाड़ियों पर बैठा मेंग मेंग रणविजय को आवाज देकर पुकारा। हा, मेंग मेंग को मदद के लिए आगे आते देख रणविजय ने हंसते हुए जवाब दिया, जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जियाओ हेई के साथ खेल सकते हैं। डैडी के पौधे लगाने के बाद रुकें, हम बाहर खाना खाने चलेंगे। ओह, मेंग मेंग ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया, फिर अपना सिर घुमाया और जियाओ हेई की ओर झुक गई जो जमीन पर लेटी हुई थी। मेंग मेंग के छोटे छोटे हाथ लगातार जियाओ हेई के सिर और शरीर को रगड़ रहे थे। कभी कभी जब जियाओ हेई को दर्द से खरोंचा जाता था तो वह हिलने की हिम्मत भी नहीं करता था। उसे डर था कि अगर उसने कोई जोर लगाया तो वह छोटी राजकुमारी को दूर फेंक देगा। वह सिर्फ कभी कभार होने वाले दर्द को सहन कर सकता था और मेंग मेंग के साथ खेलना जारी रख सकता था, जो जल्दी ही उसकी नजरों में एक छोटे शैतान में बदल रहा था। उसकी आंखें समय समय पर मेंग मेंग को देखती रहती, क्योंकि वह खुद से सोचता रहता कि कब वह अपने छोटे छोटे हाथों को रोकेगी। हिलना मत जियो हेई, हिलना मत, मेंग मेंग ने निर्देश दिया। जैसे ही वह जमीन पर बिना हिले डुले लेटा, जियो हेई का शरीर खींच गया। जियो हेई बहुत आज्ञाकारी है, मेंग मेंग ने गंभीरता से प्रशंसा की, फिर अपने छोटे छोटे पैरों से एक कदम आगे बढ़ाया और जियो हेई के शरीर पर बैठ गई। चलना, मेंग मेंग ने अपनी छोटी सी बांह उठाए और अपनी छोटी सी आवाज में आगे की ओर इशारा करते हुए कहा। वूफ वूफ वूफ, जियो हेई ने मेंग मेंग के बोलने के तरीके का अनुसरण किया, फिर खड़ी हुई और आगे चल दी। हालांकि जियो हेई के बाल बेहद चिकने थे। जब वह हिला तो मेंग मेंग का शरीर बगल की ओर खिसक गया। ये देखकर कि मेंग मेंग फर्श पर गिरने ही वाली थी, वूफ, जियाओ हेई इतना डर गया कि उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसका शरीर झुनझुनी करने लगा। अपनी आंखें चौड़ी करके उसने जल्दी से अपना शरीर घुमाया। धप, एक हल्की दबी हुई आवाज, यह जियाओ हेई के शरीर के जमीन पर गिरने की आवाज थी। उसका पेट ऊपर की ओर था, जो मेंग मेंग से टकरा रहा था, जो लगभग जमीन पर गिर ही गई थी। ये सौभाग्य की बात थी कि जियाओ हेई की गति काफी तेज थी। अंत में मेंग मेंग जियाओ हेई के नर्म पेट पर गिर गई और उसे चोट नहीं लगी। इससे पहले जियाओ हेई की नसें खींच गई थीं और यहाँ तक कि उसकी सांस भी रुक गई थी। जब उसने देखा कि मेंग मेंग उसके पेट पर गिर गई है, तब जाकर उसे आराम महसूस हुआ। वूफ वूफ वूफ, जियाओ हेई ने कुछ सांसें लीं जैसे कि उसे किसी बोझ से राहत मिली हो। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। इस तरह की मानवीय अभिव्यक्ति, साथ ही उसका शरीर जो कि चीनी ग्रामीण कुत्ते से दुगुना बड़ा था। जियाओ हेई को अभी से ही वास्तव में चीनी ग्रामीण सम्राट कुत्ता कहा जा सकता है। तुम बहुत बेवकूफ हो जियाओ हेई। मेंग मेंग ने हल्के से सूंघी, फिर अपनी छोटी हथेली को फैलाया और जियाओ हेई के पेट पर थपथपाया। वूफ वूफ, जियाओ हेई ने अपने चेहरे पर शिकायती भाव के साथ 2 बार चिल्लाया।
इस समय धान के खेत में चावल की रोपाई कर रहे रणविजय ने हंसते हुए कहा, मिंग मिंग, जियाओ हेई तुम्हारा दोस्त है, तुम अपने दोस्त को धमका नहीं सकते। आह, मुझे पता है, मैंने जियाओ हेई को धमकाया नहीं। मिंग मिंग ने उस जगह पर थपकी दी जिस पर उसने अभी अभी थप्पड़ मारा था और कहा, हम अच्छे दोस्त हैं। जियाओ हेई, तुम कहो, क्या मैं सही हूँ? वूफ वूफ, जियाओ हेई ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। जियाओ हेई हेई, तुम जल्दी से खड़े हो जाओ, चलो फिर से कोशिश करते हैं। मिंग मिंग जियाओ हेई के पेट से रेंगते हुए नीचे उतरा, झाड़ियों पर खड़ा हुआ और निर्देश दिया। अध्याय 30। आओ। जियो हेई ने अपनी बड़ी जीभ हिलाई, अपना शरीर घुमाया और फर्श पर लेट गया। फर्श पर लेटने और मिंग मिंग के पीठ पर बैठने का इंतजार करने के बाद जियो हेई आगे की ओर रेंगने लगा। इस बार मिंग मिंग एक तरफ नहीं खिसका और खुशी से हंसने लगा। ये देखकर रणविजय थोड़ा मुस्कुराया। उसका भाव बहुत कोमल था। इस तरह का जीवन क्या वह हमेशा से नहीं चाहता था? मिंग मिंग को कुछ देर देखने के बाद रणविजय ने काम करना शुरू कर दिया। पौधों को रोपना, बस धान के खेत में पौधों को रोपना था। धान के खेत में काम करने से ठीक पहले रणविजय को फसल उगाने का ज्ञान हुआ। वह असेंबली लाइन के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि बेहतरीन गुणवत्ता वाले चावल के उत्पादन के लिए घनत्व लगभग 30 सेमी x 20 सेमी था। इस प्रकार रणविजय ने दूरी का अनुमान लगाया और एक एक करके पौधों को धान के खेत में रोप दिया। 2 घंटे बाद धान का खेत पौधों से भर गया। विक्रेता की व्यावसायिकता अच्छी थी। रणविजय से धान के खेत के बारे में पूछने के बाद उसने जो सामान पैक किया था वह बढ़िया था। अभी सिर्फ 4 या 5 पौधे और धान का पूरा खेत भर जाएगा। धान के खेत से काम खत्म करने के बाद दोपहर 1 बजने को था। मिंग मिंग की ऊर्जा उत्साह से भरी हुई थी। वह अभी भी जियाओ हेई के साथ झाड़ियों के बीच दौड़ रही थी। मिंग मिंग, चलो पहले दोपहर का खाना खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद हम यहाँ खेलने के लिए वापस आएंगे। रणविजय ने धान के खेत के पानी से अपने पैर धोए। अपने शरीर को देखते ही उसे समझ में नहीं आया कि रोना चाहिए या हंसना चाहिए। वह एक और बात भूल गया, वह ये कि उसे खेत के काम के लिए दूसरे कपड़े पहनने चाहिए थे। लेकिन इस बारे में सोचने के बाद रणविजय ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसके पास भी खेत के काम के लिए खास कपड़े नहीं थे। पिताजी, हम क्या खाने जा रहे हैं? मिंग मिंग को अभी भी भूख नहीं लगी है। भले ही मिंग मिंग पहले से ही पसीने से लथपथ थी, फिर भी वह जियाओ हेई के साथ पर्याप्त नहीं खेली। ये कहना होगा कि जियाओ हेई वास्तव में एक उच्च श्रेणी की प्लेमेट थी जो मिंग मिंग के साथ पागलपन से खेलने में सक्षम थी। जब मिंग मिंग उसके शरीर से नीचे गिरती तो वह पलक झपकते ही मिंग मिंग के लिए पैर की तरह काम करने के लिए आगे बढ़ जाता। उसके बाद मिंग मिंग जानबूझकर उसके शरीर से नीचे गिर जाती या जब वह जियाओ हेई को पकड़ने में सक्षम नहीं होती तो वह खुद को जमीन पर गिरा लेती। इससे जियाओ हेई वाकई बहुत चकित हो गया। हालांकि उसे भी अपने छोटे मालिक के साथ खेलना बहुत पसंद है। चलो पिताजी, तुम्हें पश्चिमी खाना खाने के लिए ले चलते हैं। रणविजय ने आसानी से कपड़े साफ किए, फिर चलकर मिंग मिंग को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, पश्चिमी खाना? ओह ठीक है, तो क्या हम खाना खत्म करने के बाद खेलने के लिए वापस आएंगे? मिंग मिंग ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया, फिर पूछा, हाँ, हम खाना खत्म करने के बाद खेलने के लिए वापस आएंगे। रणविजय मुस्कुराया और मिंग मिंग के गाल पर चूमा। अया, ये सब लार है। मिंग मिंग ने अपनी छोटी हथेली को फैलाया और हल्के से अपना गाल पोंछा। दरअसल यह मिंग मिंग का पसीना था। रणविजय द्वारा चूमे जाने के बाद पसीना मिंग मिंग की त्वचा पर चिपक गया, जिससे उसे गुदगुदी महसूस हुई। मिंग मिंग वास्तव में पहले से ही डैडी को नापसंद करती है। डैडी बहुत दुखी हैं। रणविजय ने अपने होठों को सिकोड़ा और टूटे हुए दिल का दिखावा किया। हम नापसंद नहीं करती, मिंग मिंग नापसंद नहीं करती। ये देखकर मिंग मिंग ने जल्दी से अपने चेरी होंठ आगे बढ़ाए और रणविजय के चेहरे पर कुछ बार चूमा। मुअक मुअक मुअक, मिंग मिंग कभी भी डैडी को नापसंद नहीं करेगी। हा। रणविजय बिना किसी रोक टोक के दिल खोलकर हंसा। उसे लगा कि जब से उसके पास छोटी राजकुमारी है, ऐसा लगता है जैसे अंतहीन अंधेरी रात में एक सूरज लटका हुआ है जो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। अंधेरी रात रणविजय के 500 साल के अकेलेपन, खालीपन और दूसरी नकारात्मक भावनाओं की निशानी थी और मिंग मिंग वह चमकीला सूरज था जिसने उसके दिल को कोमल बना दिया। 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वे क्रिसेंट गल्फ में बोम्बाना नामक एक पश्चिमी रेस्तरां में पहुंचे। रेस्तरां में प्रवेश करते ही सजावट बहुत खूबसूरत थी और यहाँ तक कि वेट्रेस भी सभी लंबी और पतली विदेशी महिलाएं थीं। नमस्ते सर, बोम्बाना में आपका स्वागत है। 2 लोगों के लिए टेबल। सिया शेंग निनहाओ हुआ यिंग लाई डाओ कांटिंग किंग वेशी लियांग गेरे योंग कानमा। यदि मैं चीनी शब्दों को पीछे ब्रैकेट में रखूं तो इसका मतलब है कि उपन्यास में भाषा अंग्रेजी में बोली जा रही है। एक खूबसूरत वेट्रेस आए और धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोली, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप चीनी जानते हैं? रणविजय ने पूछा। उनकी अंग्रेजी का स्तर केवल ग्रेड 3 और आधा था। अगर कोई धीमी गति से अंग्रेजी बोल रहा था या एक साधारण वाक्य बोल रहा था तो रणविजय समझ सकता था, लेकिन अगर अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति तेज बोल रहा था और पूरा वाक्य एक साथ अटका हुआ था तो वह कुछ हद तक समझ नहीं पाता था। बस संयोग से 2 स्थानीय मध्यम आयु वर्ग के पुरुष वहां से गुजरे।
रणविजय की बात सुनने के बाद जब उन्होंने रणविजय को देखा तो उनकी निगाहों में एक व्यंग्यात्मक भाव था। बस एक नज़र से मैं बता सकता हूं कि वह मुख्य भूमि का निवासी है। अंग्रेजी बोलना इस रेस्तरां की विशेषता है। नियम को समझे बिना रेस्तरां में प्रवेश करना केवल मुख्य भूमि के लोग ही इस तरह की बात कर सकते हैं। क्रू कट हेयर स्टाइल वाले मध्यम आयु वर्ग के एक व्यक्ति ने अपने साथी से बात करने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। वास्तव में एक अपमान। उनके साथी ने भी अंग्रेजी का इस्तेमाल किया और बड़बड़ाया। दोनों ने सोचा कि रणविजय समझ नहीं पा रहा है कि वे क्या बोल रहे हैं और बेहिचक बोल रहे हैं। सुंदर वेट्रेस भी उनकी बातें साफ साफ सुन पा रही थी। उनकी बातें सुनकर वेट्रेस सिर्फ मुस्कुराए। रणविजय को समझ नहीं आया कि वे क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके गले में बैठा छोटा सा लड़का समझ गया। गुस्से से भरे चेहरे के साथ मिंग मिंग ने दोनों नरों की ओर इशारा किया और बेहद धारा प्रवाह अंग्रेजी में जोर से कहा, तुम कीड़े मकोड़े मेरे सामने भौंकना मत। नीमे जे लोही बुयाओ जई बेजुन म्यान की आन कानफे। जब मिंग मिंग ने बात की तो दोनों नरों के चेहरे पर भाव जम गए और वे कुछ हद तक लाल चेहरे के साथ जल्दी से चले गए। उनके सामने दूसरों के बारे में बुरा बोलना और उनकी बात सुनना आखिरकार अच्छी बात नहीं थी। साथ ही उनके जैसे स्थानीय लोगों को लगा कि जो बच्चे अंग्रेजी बोलना जानते हैं वे उच्च शिक्षा प्राप्त बच्चे हैं और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाएगा। क्या बात है मिंग मिंग? रणविजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। वे बुरे हैं, बुरे लोग। वे डैडी के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। मिंग मिंग ने गुस्से में रणविजय को बताया कि उन दोनों ने उसके बारे में क्या कहा। रणविजय ने मिंग मिंग के सिर पर हाथ फेरा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिंग मिंग, वे लोग चाहे वे खुद को कितना भी ऊंचा क्यों न समझें, वे कीड़े ही हैं। आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो खाना खाते हैं। मिंग मिंग इतना शक्तिशाली है कि वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। जब हम बाहर खाना ऑर्डर करेंगे तो डैडी को मिंग मिंग पर निर्भर रहना पड़ेगा। सच में? ये सुनकर मिंग मिंग तुरंत खुश हो गई। उसे लगा कि आखिरकार उसे अपने डैडी के सामने उपयोगी होने का मौका मिला है। बेशक मिंग मिंग, तुम सबसे शक्तिशाली हो। रणविजय मुस्कुराया और मिंग मिंग के छोटे गाल को सहलाया, जिससे छोटी राजकुमारी खिलखिलाकर हंसने लगी। अंत में मिंग मिंग के अनुवाद की मदद से रणविजय ने अपेक्षाकृत शानदार पश्चिमी भोजन का सफलतापूर्वक ऑर्डर दिया। पश्चिमी भोजन खाते समय रणविजय ने अपने मन में सोचा, लगता है कि मुझे जल्द ही अन्य भाषाएं सीखने के लिए कुछ समय निकालना होगा। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ओप्पा, यामेटे, मुझे ये सब सीखना है। प्रसिद्ध हन्यांग अमर सम्राट के लिए मातृभाषाएं कैसे समस्या हो सकती हैं। खाने के बाद रणविजय मिंग मिंग को वापस क्रिसेंट माउंटेन पर ले आया। मिंग मिंग ने जियाओ हेई के साथ झाड़ियों पर खेलना जारी रखा, जबकि रणविजय ने गेहूं और अन्य फसलें बोना शुरू कर दिया। गेहूं समतल भूमि पर बोया गया था। गेहूं बोने की प्रक्रिया में मिट्टी को दोनों तरफ से झाड़ने के लिए एक उपकरण का उपयोग करना, बीज छिड़कना और फिर बीजों को ढक देना शामिल था। मकई और सोयाबीन के लिए दोनों को ही नाली की आवश्यकता थी। नाली में बीज को प्रोट्रूडिंग क्षेत्र में लगाया जाएगा। क्रिसेंट माउंटेन पर रणविजय खेत का काम कर रहा था। मिंग मिंग और शियाओ हेई बगल में खेल रहे थे, जिससे इस स्वर्ग भूमि पर एक आरामदायक माहौल बना हुआ था। इंपीरियल एंटरटेनमेंट कंपनी, अनन्या का कार्यालय। बड़ी बहन यान जोफी बाहर से अंदर आए और आह भरी जैसे कि उसे किसी बोझ से राहत मिली हो, फिर बोली, उस चुड़ैल ने अंत में तुम्हें कुछ सम्मान दिया। हालांकि एमवी की शूटिंग करने वाली टीम वास्तव में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में कम से कम एक टीम तो बनाई गई है। गानों का अंतिम परिशोधन भी पूरा हो गया है, तो चलो रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलते हैं। अगले कुछ दिनों में गाने की रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद हम एमवी शूट करेंगे। अनन्या खड़ी हुई और बोली, बड़ी बहन यान, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है ना? आप भी पिछले कुछ दिनों से काफी थकी हुई हैं, तो क्यों ना आज दोपहर को आराम कर लें। जोफे ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, नहीं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने सुना है कि ज़ूर वोयू पहले से ही अपने एमवी को जल्दी जल्दी तैयार कर रही है। एमवी की रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद अभी भी निर्माण और प्रचार की जरूरत है। ज्यादा समय नहीं है। साथ ही मैं जल्दी से सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ और मिंग मिंग के साथ ठीक से चलना चाहती हूँ। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जोफे ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए एक स्वीकृति भरे लहजे में कहा, आपको वास्तव में मिंग मिंग के साथ चलना चाहिए। अगर नहीं तो वह छोटा सा बच्चा जिसके पास विवेक नहीं है, उसे रणविजय छीन लेगा। देखो, जब तुमने मिंग मिंग को आज बाहर जाने की अनुमति नहीं दी तो उस रणविजय ने अनदेखा कर दिया और सीधे मिंग मिंग को बाहर निकाल दिया। अगर यह जारी रहा तो कौन जाने क्या होगा। हंफ, अनन्या ने आगे बढ़कर बात की और बाहर चली गई। रास्ते में उसने हल्के से नाक सिकुड़ी और झुंझलाहट से कहा, आज रात जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ। कुछ दिन भी नहीं बीते और मेहमान मेजबान की भूमिका निभाना चाहता है। सपने देखो, हे, आज रात मैं उसे बाहर निकाल दूंगी। जोफी हमेशा से ही शो देखने का शौकीन था और बड़ी परेशानियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनन्या की बातें सुनकर वह खुद इसके विपरीत मुस्कुरा रही थी। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।